हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतन भारत लर्निंग। आज हम फिस्कल सिस्टम का पार्ट 2 शुरू करने लगे हैं फॉर पीसीएस एग्जाम 2020 और आज के लेक्चर में हमें टैक्स सिस्टम के बारे में पढ़ना है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस भी किया था इनफैक्ट कि टैक्सेशन के बारे में वी विल बी स्टडिंग ऑल दी निटी-ग्रिटीज इन टुडेज लेक्चर, सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद। अब आप सब ने टैक्सेस के बारे में थोड़ा बहुत अपनी रियल लाइफ में एक्सपीरियंस किया ही है सबने कि डायरेक्ट टैक्सेस होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो थोड़ा सा पहले एक ब्रीफ देके आपको शुरू करूंगा, फिर आगे आगे आपको थोड़ा बेस से हम बिल्ड करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो टैक्सेशन है या टैक्स सिस्टम जो है, गवर्नमेंट को क्यों जरूरत पड़ती है, हमने कल बात की थी कि स्टेट को अगर लोगों के लिए कुछ ना कुछ वेलफेयर एक्टिविटी करनी है फॉर द पर्पस ऑफ सिटीजन, so then we need taxation. The government requires a certain amount of revenue to be able to intervene in the lives of people in a positive manner. अब इस टैक्सेशन के लिए गवर्नमेंट क्या कर सकती है कि दो तरह के सिस्टम्स फॉलो करती है, एक है डायरेक्ट और दूसरा है इनडायरेक्ट, ठीक। और ज्यादातर कोशिश रहती है सरकार की कि ऐसे बंदे से ज्यादा कर वसूला जाए या टैक्स लिया जाए जो ज्यादा देने के सक्षम है, और जो कम दे सकता है उससे कम लिया जाए। तो एक तरह से ये जो सिस्टम है हमारे यहाँ पे, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी फॉलो करने की कोशिश करता है। प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी यही है कि द वन हु कैन गिव मोर शुड गिव मोर, द वन हु has less should be giving lesser tax. So इनकम के हिसाब से हम टैक्सेशन करेंगे, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे टैक्स बढ़ जाएगा, अगर इनकम कम है तो टैक्स कम होगा। इस तरह से हम एक बिल्ड करने की कोशिश करते हैं और इसी प्रिंसिपल के ऊपर फिर हमारे टैक्सेशन सिस्टम्स निकलते हैं जिसको हम प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम भी बोलते हैं, ठीक। तो आज हम उसकी भी एक डेफिनेशन पढ़ेंगे, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम क्या होता है ये, ठीक है, कि आमदनी बढ़ने के साथ साथ आपका जो टैक्स है वो भी बढ़ेगा। अब जब हम बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, ये तो सिस्टम हो गया। अब सिस्टम के अंदर टैक्सेस दो तरह से लिए जा सकते हैं, एक डायरेक्टली एक इनडायरेक्टली। डायरेक्टली टैक्स लेने का मतलब है कि जिस पे लगाया जा रहा है वही बंदा अपनी जेब से निकाल के देगा, ठीक। सो ये डायरेक्ट टैक्स का सिस्टम है जिसमें हम बोलते हैं इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट इज ऑन द सेम पर्सन। सो इनकी जो जजमेंट है दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ योर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट, ठीक। अब अगर इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट अलग अलग है, किसी और पे लगाया गया लेकिन डाउन द लाइन जाके लेट्स से फैक्ट्री वाले पे लगाया गया था जिसने कुछ चीज़ों की मैन्युफैक्चरिंग की, फॉर एग्जांपल सेंट्रल एक्साइज। अब जब आगे वो क्या करेगा, ये सेंट्रल एक्साइज को अपने प्रोडक्ट की एमआरपी में जोड़ देगा और धीरे धीरे जितने भी इस तरह के टैक्सेस थे जिनको हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्रोडक्शन टैक्सेस है ना, और प्रोडक्ट टैक्सेस, ये धीरे धीरे जुड़ते जाएंगे और अल्टीमेटली जो एंड कंज्यूमर होगा वो ये सारे टैक्सेस को पे करेगा। सो इस तरह से अगर कोई टैक्स ओवर द पीरियड ऑफ होल वैल्यू चेन ऐड होके आपके पास आ रहा है तो उसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, जिसका इंसिडेंस और इम्पैक्ट जो है अलग अलग लोगों पे है, लगाया किसी पे, भरेगा कोई एंड ऑफ द टाइम, है ना। तो इस तरह से हमारे पास दो बेसिक तरह की टैक्सेशन आती है। जो डायरेक्ट टैक्स है वो थोड़ा सा लोगों को चुभता है सीधे तौर पे, क्योंकि अपनी जेब से निकाल के देना पड़ता है। इनडायरेक्ट टैक्स को लोग थोड़ा सा शांति से ले लेते हैं कि लेट्स से मैं पेन खरीदने गया तो उसके एमआरपी में ही है, तो अनलेस एंड अनटिल बिल में क्लियरली स्पेसिफाइड हो कि भाई इतना टैक्स है और आप वाकई में बिल लो या दुकानदार बिल दे, तब तो पता लगता है कि वाकई में इतना टैक्स है। और जब तक हम बिलिंग में ज़्यादा नहीं जा रहे तो तब तक बहुत क्लियर आइडेंटिफिकेशन उस टैक्सेशन के साथ नहीं होती, ठीक। बस इस टैक्सेशन के पीछे पर्पस यही है कि स्टेट को इनेबल करना है टू बी एबल टू एक्ट फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, राइट। चलिए अब इसी टैक्सेशन के थोड़े से सिस्टम्स और मेथड्स देख लेते हैं। पहला हमारे पास है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन, जिसमें हमने कहा कि देयर विल बी लेस टैक्स ऑन द पुअर एंड मोर टैक्स ऑन द रिच, एसेंशियली, है ना। सो दोज हु अर्न मोर विल बी टैक्स्ड बेटर। देन देयर इज रिग्रेसिव टैक्सेशन, वो इसका उल्टा कि गरीब आदमी पे टैक्स ज्यादा है और अमीर आदमी पे टैक्स जो है वो कम है। प्रोपोर्शनल टैक्सेशन के अंदर आमदनी से कुछ लेना देना नहीं है, टैक्सेस मोर और लेस वैसे के वैसे ही रहते हैं, एक चीज के हिसाब से टैक्स लग जाएगा, बस उसका गरीबी या अमीरी से कुछ लेना देना है ही नहीं, तो उसको हम प्रोपोर्शनल टैक्सेशन बोलते हैं। डाइग्रेसिव टैक्सेशन के अंदर जो टैक्स है इट्स अ ब्लेंड ऑफ योर प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम
एंड प्रोपोर्शनल टैक्सेशन सिस्टम, दोनों का ब्लेंड है, जिसके अंदर क्या होगा कि रेट ऑफ टैक्सेशन एक बार कुछ देर तक बढ़ता चला जाएगा आपकी इनकम के साथ साथ, बाद में स्टेबल हो जाएगा। तो शुरू में प्रोग्रेसिव है, बाद में प्रोपोर्शनल हो जाएगा। सो दिस इज कॉल्ड ए डाइग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम। ठीक, तो ये चारों जो है मैच द फॉलोइंग के लिए प्रीलिम्स के लिए याद करके जाने हैं। दे कैन बी आस्क्ड फ्रॉम द थ्योरेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू इन टर्म्स ऑफ टैक्सेशन, क्योंकि आपके सिलेबस में है। ठीक है, अब इंडिया में जो डायरेक्ट टैक्सेस का सिस्टम है हमारा, वो आज भी 1961 के पुराने इनकम टैक्स एक्ट के हिसाब से चल रहा है, चाहे लिबरलाइजेशन हो गया चाहे कुछ भी हो गया। अब हालांकि इकॉनमी तो बहुत बदल चुकी है ना। अब यहाँ पे ये 58 to 59 ईयर्स, अब कई जाने कंफ्यूज होंगे कि भाई 59 ईयर्स है, 2020 चल रहा है। सो आई टेक नंबर्स ऑलवेज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर, तो 2019-20 तक के फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ। तो ये जो है पूरे का पूरा टाइम स्केल अगर इसमें देखेंगे 1961 से लेके 2020 तक आप अगर लगाएं, तो इस टाइम स्केल के अंदर इकॉनमी का स्केल बहुत डिफरेंट हो गया है। जो कंपनियां काम करती थी अब ऑनलाइन बहुत चीज़ें शिफ्ट हो रही हैं, है ना। जो बहुत सारे सिस्टम्स हैं जिसमें पुराने टैक्स के सिस्टम्स चल ही नहीं पाते, तो उसके लिए कुछ ना कुछ अमेंडमेंट्स हमेशा करनी पड़ती हैं। और इन अमेंडमेंट्स के चलते हालत ये हो जाती है कि कई बार मेरे जैसे इकॉनमी पढ़ाने वाले को भी एक सीए की जरूरत पड़ती है कि बता दे भाई मुझे कितना इनकम टैक्स भरना है ना। तो ऐसी हालत हो जाती है, इतना कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम हमारा बन जाता है। तो हालांकि पिछले साल जो बजट आया, ये बजट 2020-21 वाला, तो उस बजट के अंदर ये कहा गया कि अब बड़ा एक सिंप्लीफाइड हम पर्सनल इनकम टैक्स आपका बना देंगे, जिसमें आपको यू कैन फॉरगो ऑल काइंड ऑफ योर डिडक्शन एंड एवरीथिंग, आप अपनी इनकम डालो और सीधा सीधा टैक्स दो, इस तरह से है। और उसमें आपका बेनिफिट भी होगा। टैक्स स्लैब्स जो हैं वो थोड़ी कम की गई, हम उसके बारे में पढ़ेंगे आज के लेक्चर के अंदर। तो खैर वैसे सिस्टम्स अब आएंगे धीरे धीरे, बट हमेशा इसके अंदर अमेंडमेंट्स होती रहेंगी। वो अमेंडमेंट्स के चलते इट विल क्रिएट अ वेरी कम्बरसम इनकम टैक्स एक्ट 1961 एंड देयरफॉर ऑलवेज देयर वाज दिस कंसर्न कि इसको अब रिप्लेस किया जाए और इसकी जगह पे एक नया डायरेक्ट टैक्स कोड लाया जाए, DTC। इसको लेके जो बातचीत है वो बहुत देर से चल रही है, लेकिन इसका फर्स्ट ड्राफ्ट आया, फिर अभी सेकंड ड्राफ्ट आया, उसके ऊपर अभी भी बातचीत चल रही है कि कैसे होगा। चले, तो ये तो हुई इनकम टैक्स एक्ट की बात। अब सबसे पहले ये देख लेते हैं कि डायरेक्ट टैक्सेस हैं कौन कौन से जो आपको देने पड़ सकते हैं। प्रीलिम्स के एंगल से पहले ये देखेंगे, फिर इनके इश्यूज देखेंगे, फिर उसके बाद डायरेक्ट टैक्स कोड या रिफॉर्म्स हम समझने की कोशिश करेंगे। सो डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर पहला तो है इनकम टैक्स, जो आपको अपनी इनकम या अर्निंग पे देना है। ठीक, और ये अगर देखा जाए किस हिसाब से लगता है, तो बंदे की एज के हिसाब से हमारे यहाँ पे इनकम टैक्स में डिफरेंस है। प्रीलिम्स के लिए आप नोट करना इस चीज को, एज, अर्निंग एंड इनकम। क्या कोई चौथा इंडिकेटर भी है जिसकी वजह से ये इनकम टैक्स अलग हो सकता है? चैट में लिख के बताओ जरा, आई एम देयर विद यू। हमारी जो इनकम टैक्स की स्लैब्स हैं, दे आर डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये आपका सीधा सीधा प्रीलिम्स का क्वेश्चन हो सकता है। तो तीन तो मैंने यहां पे बोर्ड पे लिख रखे हैं, एज, अर्निंग्स। सो ये एक एस्पेक्ट है। क्या कोई और भी चीज इसके अंदर है? यस, सेक्स। सो मेल है, फीमेल है, इसके ऊपर बेस जो है डेफिनेटली आपके जो टैक्सेशन है वो डिफरेंट है ना। और एल्डरली के लिए अलग से रखा गया। तो एज एंड अर्निंग्स एंड अल्टीमेटली योर इनकम टैक्स विल बी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू दैट। तो तीन बेसिक क्राइटेरिया हो गए हमारे पास, एज, अर्निंग एंड योर सेक्स। नेक्स्ट, वेल्थ टैक्स। सो वेल्थ टैक्स क्या है कि जो भी आपने प्रॉपर्टी आपके नाम पे है उस पर एक ईयरली टैक्स आपको भरना पड़ सकता है, तो इसके वो वेल्थ टैक्स बोलते हैं। तो टैक्स मस्ट बी पेड ऑन अ ईयरली बेसिस। और इसके अंदर एक और चीज है, ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। एक तो इस चीज पे डिपेंड करेगा, दूसरा मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी, वेदर द प्रॉपर्टी जनरेटेड एन इनकम और नॉट। तो इस तरह से जो वेरिएबल्स है ना जिसके ऊपर कोई चीज डिपेंड करती है, जैसे इनकम टैक्स किस पे डिपेंड करता है, वेल्थ टैक्स किस पे डिपेंड करता है, ये वेरिएबल्स याद रखने ज्यादा जरूरी है बजाय इसके कि वो एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, एस्टेट टैक्स। नाउ इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इनहेरिटेंस टैक्स। तो फॉर एग्जाम्पल आपके पेरेंट्स आपके लिए कोई प्रॉपर्टी छोड़ गए तो उसके ऊपर जो आपको टैक्स देना पड़ेगा, ये उसके बारे में बात करता है। ठीक, नेक्स्ट है कॉर्पोरेट टैक्स। अब इंडिया इज नोन फॉर बिग कॉर्पोरेट इनकम टैक्सेस, या सो डोमेस्टिक कंपनीज। तो फर्स्ट ऑफ तो पहले ये चीज डिसाइफर करो, डोमेस्टिक कंपनीज
apart from shareholders will have to pay corporate tax. Foreign corporations who make income in India will also have to pay corporate tax, and the below mentioned taxes are also included in corporate tax. ये भी उसी का एक पार्ट एंड पार्सल है. कौन से? STT, DDT, फ्रिंज बेनिफिट टैक्स एंड MAT, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. सिक्योरिटाइजेशन ट्रांजैक्शन टैक्स जो है, इसका आइडिया जो आया, अब जैसे सिक्योरिटीज है ना, फाइनेंशियल सिक्योरिटीज आपने पढ़ा था, जैसे शेयर्स एंड डिबेंचर्स एंड सो मेनी अदर थिंग्स. अब इनकी जो ट्रांजैक्शन है ना, वो बहुत हाई नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं. तो उन पे अगर हम थोड़ा सा भी टैक्स लगाते हैं तो उससे दो फायदे होते हैं. एक तो बिकॉज इनका वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सो देयरफॉर अगर आप इस पे 0.1% टैक्स भी लगाएंगे तो भी गवर्नमेंट के पास सफिशिएंट रेवेन्यू इकट्ठा हो जाएगा, क्योंकि शेयर्स की ट्रेडिंग जो है वो बहुत ज्यादा नंबर में ट्रेडिंग होती है. ठीक है. दूसरा, अगर आप इस पे थोड़ा सा टैक्स लगाएंगे तो आपको ये भी पता चलेगा कि कौन सा शेयर किसने खरीदा और किसके पास अल्टीमेटली लैंड किया, क्योंकि वो एक ट्रैकिंग भी आपके लिए सिक्योर करेगा टैक्स भरने के लेवल पे. क्योंकि जब बंदा अपनी ITR फाइल करेगा, दैट इज इनकम टैक्स रिटर्न, तो उसके अंदर ये सारी चीजें बताएगा तो सही कि भाई इतना सिक्योरिटाइजेशन एंड ट्रांजैक्शन टैक्स मैं भर चुका या इतना मेरा भरने वाला पेंडिंग है. तो दिस इज द कंसर्न. इसका जो आइडिया दिया था STT के लिए, दैट वाज गिवन बाय एन इकोनॉमिस्ट कॉल्ड जेम्स टोबिन. तो इसको टोबिन टैक्स भी बोलते हैं इसी वजह से. या ओके. नेक्स्ट जो है, दैट इज योर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स. सो इन केस ऑफ एनी डोमेस्टिक कंपनी declaring, distributing or paying amount of dividend to the shareholders, then DDT is levied on them, and it is not levied on foreign companies. सिर्फ domestic companies के ऊपर dividend distribution tax लगता है, foreign पे नहीं लगता. ये prelims में distinction करके आपने याद रखना है. ठीक है. Fringe benefit tax. Now, the companies that provide fringe benefits to their employees, like maids and other servants, so on them there will be a fringe benefit tax will be levied. कंपनी के ऊपर लगना है, एम्प्लॉय के ऊपर नहीं लगना. ठीक है, जिसको फ्रिंज बेनिफिट मिल रहा है. देन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. अब बहुत सारी कंपनीज जो है ना, वो इनकम टैक्स एक्ट में इतनी सारी छूट दी गई है, कहीं कहीं कोई बेनिफिट है, कहीं कोई बेनिफिट है. तो डिस्पाइट मेकिंग लॉट ऑफ प्रॉफिट, दे समटाइम्स एंड अप कमिंग इनटू अ जीरो टैक्स ब्रैकेट. तो उनके ऊपर एक मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स की बात की गई कि इतना तो आपको भरना ही पड़ेगा. अगर आप इंडिया में काम कर रहे हो तो प्रॉफिटेबली आप काम कर रहे हो, इतना तो टैक्स दो ही दो. डिस्पाइट कि हम अगर आपको एडवांटेजेस दे रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे एडवांटेजेस क्लेम करके अल्टीमेटली बोलो कि कंपनी 100 करोड़ रुपया कमा रही है जी, लेकिन हमें ये सारे बेनिफिट्स आपने इनकम टैक्स एक्ट के अंदर दे रखे हैं तो हमारा कोई टैक्स नहीं बनता. ऐसा नहीं होगा. आपको कुछ एक पर्टिकुलर टैक्स का कॉम्पोनेंट देना ही पड़ेगा. सो दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. ठीक. सो ये जो अभी सारे टैक्स के वेरियस टाइप्स आपने पढ़े हैं, डायरेक्ट टैक्सेस, बस इसमें ध्यान से देखने वाली जो बातें हैं वो आपने करनी है. इनकम टैक्स के अंदर ये देखना है कि किस बेसिस पे डिसाइड होता है. सो इट इज एज, सेक्स एंड अमाउंट ऑफ अर्निंग. वेल्थ टैक्स के ऊपर ये देखना है कि किसके ऊपर लगेगा, किस वजह से ये बढ़ेगा या किस वजह से कम होगा. सो ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी, मार्केट वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी एंड वेदर यू आर गेटिंग इनकम आउट ऑफ इट और नॉट. देन एस्टेट टैक्स में इनहेरिटेंस के बेसिस पे लगना है. देन कॉर्पोरेट टैक्स में डोमेस्टिक और फॉरेन कंपनीज दोनों के ऊपर लगेगा. ठीक. देन ये कॉर्पोरेट टैक्स के कुछ पार्ट्स हैं जो कि कंपनियों के ऊपर लगते हैं. STT जो सिक्योरिटीज, जितनी भी फाइनेंशियल सिक्योरिटीज है उनके लेन देन के ऊपर लगेगा. इसमें एक चीज एक्स्ट्रा याद रखनी है, जेम्स टोबिन. सो इट्स ऑल्सो कॉल्ड टोबिन टैक्स. आइडिया इज ज्यादा नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हैं. ठीक. डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स, तो कभी भी कोई कंपनी आपको डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन दे रही है, फायदा दे रही है आपके शेयर वैल्यू की बढ़ने का या कुछ भी, तो ऐसा हर फायदे के ऊपर भी टैक्स जो है वो लगेगा. ठीक. फ्रिंज बेनिफिट टैक्स, कोई कंपनी दे रही है फ्रिंज बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉयज को, तो वो वाले फ्रिंज बेनिफिट्स के ऊपर भी टैक्सेशन है जो कंपनी जमा कराएगी. देन मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, फिर से कि जो भी अगर जीरो टैक्स आपका बन रहा है तो फिर आपको एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ टैक्सेशन तो देना ही है, दैट इज मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स. अब इसके बाद इन टैक्सेस के बारे में कुछ नहीं पढ़ना. इस चक्कर में नहीं पढ़ना कितने परसेंट कहाँ लग रहा है, किस कंपनी को कितना दिया जा रहा है. आपने CA का एग्जाम तो देना नहीं, आपने एग्जाम देना PCS का, तो उसमें ये नहीं पूछेंगे आपसे, ठीक है ना, कि कितने परसेंट अभी कॉर्पोरेट इनकम टैक्स बताओ. नोबडी इज गोइंग टू आस्क यू, दिस इज नॉट योर एरिया ऑफ कंसर्न. ठीक है. अच्छा,
आगे आ जाइए, कैपिटल गेन्स टैक्स एक और क्राइटेरिया है डायरेक्ट टैक्स के अंदर। तो लेट्स से मैंने कोई प्रॉपर्टी खरीदी और उसकी वैल्यू बढ़ गई, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब वैल्यू बढ़ी और मैंने बेचा, तो दिस इज एसेंशियली माई कैपिटल गेन, और इस बढ़ी हुई वैल्यू की कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा दैट इज कैपिटल गेन टैक्स। Yes, so it's a form of direct tax that is paid due to the income that is earned from the sale of assets or investments. तो लेट्स से मैंने कोई एक चीज खरीदी लाख रुपए में और 1.5 लाख की बेच दी, अब ये 50,000 जो कैपिटल गेन है इसके ऊपर टैक्स लगना है। ठीक, नेक्स्ट अब हम आते हैं टैक्सेस के साथ जुड़े हुए इश्यूज और उसको किस तरह से रिफॉर्म करना है इसको। ये जो मैं अब लिखने वाला हूं ना बोर्ड पे, ये आपके मेंस में भी काम आना और प्रीलिम्स में भी काम आना, और सारा जो टैक्सेशन का ओवरऑल सिनेरियो है वो आप इसके बेसिस पे समझ पाओगे। ठीक है, तो अपने नोट्स में अब कॉपी पेन लेके स्ट्रिक्टली इसको लिख लो। ये बेसिक ऑन्टोलॉजी है टैक्सेशन की, अगर फिट होगी एक बार तो कुछ भी टैक्सेशन का हिलेगा नहीं आपके दिमाग से। ठीक है, चलो ध्यान से देखो। अब जो टैक्सेशन है, टैक्सेशन के साथ जुड़े हुए ना 4 मेन मुद्दे होते हैं, 4 बेसिक पिलर्स। एक है टैक्स बेस, एक है टैक्स रेट, एक है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, और एक है टैक्स रैशनैलिटी। बहुत ध्यान से समझना है, चैट वगैरह बंद कर दो अपनी फॉर अ वाइल। किसी का कोई चैट में कमेंट कुछ ये क्या होता है, पुराना पीडीएफ कहाँ मिलेगा, टेलीग्राम में क्या होता है, कैसे होता है, शांति। ठीक है, चैट बंद करके कॉपी पेन निकाल के बिल्कुल बुकिश लर्निंग पे आ जाओ। ये अगर दिमाग में बैठ गया ना तो कभी इसके साथ रिलेटेड टॉपिक या जीएसटी क्या होता है भाई क्या कर दिया, ये सब टेंशनें खत्म हो जाएंगी। ठीक है, ओके। सो टैक्स बेस, टैक्स रेट, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड टैक्स रैशनैलिटी, ये 4 बातें हैं बस टैक्सेशन को लेके जो हमें पढ़नी है सिविल सर्विसेज के अंदर। ठीक है, टैक्स बेस का मतलब है, नीचे लिखो, हु इज पेइंग द टैक्स। किसके ऊपर टैक्स लगाया जा रहा है, कौन हमारे टैक्सेस पे कर रहा है, ये है टैक्स बेस। टैक्स रेट का कंसर्न क्या है, हाउ मच टैक्स इज टू बी पेड, कितना टैक्स लगाया जाए। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन का कंसर्न है, हाउ द टैक्स इज टू बी कलेक्टेड। हाउ द टैक्स इज टू बी कलेक्टेड, मैकेनिज्म क्या होगा जिसके थ्रू कलेक्ट किया जाएगा। तो डायरेक्ट है, इनडायरेक्ट है, उसके लिए सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस है या सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इस तरह से इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, अब उसका नया नाम जो आ गया है, पहले होता था सीबेक, सेंट्रल बोर्ड ऑफ एक्साइज एंड कस्टम्स, अब बोलते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, है ना। तो हाउ दैट टैक्स इज गेटिंग कलेक्टेड, तीसरी बात ये है। टैक्स रैशनैलिटी होता है, व्हाई टैक्स, भाई क्यों टैक्स भरा जाए, उसका एक पर्टिकुलर रैशनैलिटी देना, मीन एंड कोरिलेशन देना जरूरी है कि ये इस वजह से ये आप टैक्स भर रहे हो और इसका आगे जाके आपको ये बेनिफिट मिलेगा, दैट इज टैक्स रैशनैलिटी। ये 4 मुद्दे हैं कोर, और इन्हीं 4 मुद्दों से ना हमारे सारे टैक्स रिफॉर्म्स, हमारी सारी टैक्स की लिटिगेशन या लेजिस्लेशन या जो भी हम करेंगे वो यहीं चलने वाला है। अब इनके साथ एसोसिएटेड चीजें क्या क्या हैं वो देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अब देखो, जो टैक्स बेस है, पहले ही टॉपिक ले रहा हूं मैं सिर्फ, इसके साथ जुड़े हुए ना बड़े सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं कि इंडिया में ना बहुत कम लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स से तो आप भाग नहीं सकते, वो तो जब आप कोई भी चीज खरीदने जाओगे तो उसके एमआरपी के अंदर इंक्लूसिव ऑफ ऑल टैक्सेस लिखा होता है, तो वो आपको देना ही पड़ता है, चाहे आप बिस्किट का पैकेट खरीदने जाओ, चाहे आप गाड़ी खरीदने जाओ, और चाहे गरीब बंदा बिस्किट खरीदने जाए, चाहे अमीर बंदा खरीदने जाए, दोनों को ही वो देना ही पड़ेगा। तो इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स बेस का मुद्दा नहीं है, वो तो हर एक को भरना है। डायरेक्ट टैक्स में टैक्स बेस का मुद्दा आता है, जहां पे इनकम टैक्स भरना है, जहां पे आपके हाथ में कोई चीज है कि आप दिखाओगे आपकी इनकम कितनी है, उस हिसाब से आप अपना इनकम टैक्स जो है वो भरोगे।
क्लियर हो गया? तो ये बेस का मुद्दा आएगा किधर? डायरेक्ट के अंदर सबसे पहले। तो डायरेक्ट टैक्स में हमारा जो मुद्दा है वो बेसिकली मुद्दा कहां पे आया? लोग अपनी इनकम दिखाते नहीं कि मेरी इतनी इनकम हो गई और छुपाने की कोशिश करते हैं, इस वजह से अल्टीमेटली गवर्नमेंट का वो डायरेक्ट टैक्स में लॉस होता है। अब अगर इनडायरेक्ट टैक्स में देखें तो लोगों के हिसाब से तो कोई खास मुद्दा नहीं है, आप लोग तो सारे जा रहे हो, अपने पैसे दे रहे हो, चीजें खरीद के ला रहे हो, बस काम खत्म हो गया आपकी तरफ से। इनडायरेक्ट टैक्स में अगर मुद्दा है तो वो किस वजह से आता है? इनडायरेक्ट टैक्स में ना दुकानदार जो है वो नहीं दिखा रहा कि मेरे पास सेल कितनी हुई किसी चीज की, तो सिस्टम में कहीं ना कहीं खामियां आ जाती हैं कि आप तो टैक्स दे रहे हो, आगे वो टैक्स जमा हुआ या नहीं, और वो टैक्स जो है अल्टीमेटली डिपेंडिंग अपॉन बेस। अब बेस तो सारे को लग गया, वो बेस का मामला नहीं है, वो एडमिनिस्ट्रेशन का मामला है इनडायरेक्ट टैक्स में। इसलिए मैंने कहा कि टैक्स बेस में इनडायरेक्ट टैक्स के मुद्दे नहीं होते, क्योंकि टैक्स बेस में तो सारे लोग ही भर रहे हैं। बेस का मतलब है हु इज पेइंग द टैक्स, है ना? तो इनडायरेक्ट टैक्स में यहां मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा यहां पे है, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है। दुकानदार नहीं दिखा रहा कि भाई ये मेरी इतनी सेल हो गई और मैंने इतनी चीजें लाया था और ये मेरे पास टैक्स जमा हो गया और मैं इसमें से जमा कितना कराऊं। वहां पे गड़बड़ थी, वो पुलिसिंग नहीं है उसके अंदर, है ना? अब जीएसटी के अंदर सेल्फ पुलिसिंग है, हम पढ़ेंगे उसको आज भी, ठीक है? सो दिस इज नॉट अ ट्रबल एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, द डायरेक्ट टैक्स इज द ट्रबल। इसमें अब जो एक तो है डोमेस्टिक लेवल पे, अब डोमेस्टिक लेवल पे ना इंडिया में इतनी एस्पिरेशंस अभी गवर्नमेंट के पास रेज ही नहीं हुई कि बहुत ज्यादा लोग हमारे यहाँ पे टैक्स भरते हैं। क्यों नहीं हुई? उसका भी कारण है, हमारे यहाँ पे पर कैपिटा इनकम है ही कितनी, 1,60,70,000 के आसपास है, ठीक है? लेकिन टैक्सेशन के अंदर अगर हम देखें तो हमारी जो इनकम टैक्स की स्लैब शुरू होती थी 2019-20 तक, वो कहां से शुरू होती थी? 2.5 लाख से ऊपर। मतलब जिस बंदे की 2.5 लाख से कम आमदनी है पूरे साल के अंदर, उसको तो टैक्स भरने की जरूरत ही नहीं है। तो कहने का मतलब ये कि अगर देश में आम आदमी की पर कैपिटा इनकम अगर हम देख रहे हैं, एवरेज पर कैपिटा इनकम, वही अगर आपकी लेस देन योर टैक्स स्लैब है, जो स्टार्टिंग टैक्स स्लैब है, तो फिर टैक्स भरना ही कितनों ने? बहुत कम लोग ही भरेंगे। ऑब्वियस है, एक्सेप्शंस विल बी पेइंग टैक्स, नॉट जनरली पीपल विल बी पेइंग टैक्स। बात ठीक हो गई? इस वजह से डायरेक्ट टैक्स में आम जनता को लेके एक इंडिविजुअल को लेके कोई इतना बहुत बड़ा ट्रबल नहीं था, और गवर्नमेंट जो है वो यही रियलाइज करते हैं कि ठीक है भाई 5% जनता जो है हमारी वो डायरेक्ट टैक्स जो है वो भरती है। ये रेवेन्यू के तौर पे सबसे बड़ा मुद्दा है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीनेशनल कंपनीज, जो कि बहुत बड़ी रेवेन्यू पे खेल रही हैं और अपने जो पैसे हैं वो भी टैक्स में बचा लेती थी बिकॉज ऑफ समथिंग कॉल्ड बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। ये एक मेथडोलॉजी है जो मल्टीनेशनल कंपनीज एम्प्लॉय करती हैं। अब तो इंडियन एमएनसीज भी है ना, वो एम्प्लॉय करती हैं, अपना जो प्रॉफिट है वो कमा इंडिया में रहे होंगे। ध्यान से सुनो, BEPS होता क्या है? अब बड़े जाने नीचे लिख रहे होंगे चैट में, है ना? सो अपना प्रॉफिट तो इंडिया में ही कमा रहे हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को शिफ्ट कर रहे हैं किसी और कंट्री के अंदर, ये बता के कि भाई ये हमारी ना कंपनी का हेड ऑफिस है वहां पे, किसी ऐसी कंट्री में जहां पे एक्चुअल में ये डायरेक्ट टैक्स कुछ है ही नहीं, 0% ही चल रहा है। बहुत सारी ऐसी कंट्री है जिनको हम टैक्स हेवन बोलते हैं, जहां पे इनकम टैक्स के नाम पे कुछ है नहीं, कॉर्पोरेट टैक्स भी बहुत निल ही है ना? तो वहां पे अपना जो है बेस शिफ्ट कर लेंगे, बोलेंगे हमारा जो मेन ऑपरेशनल बेस है ना जी, वो वहां पे, काम हम यहाँ कर रहे हैं लेकिन हमारी कमाई तो सारी उधर ही जा रही है, उनके खाते में जा रही है, हम तो एम्प्लॉई हैं। इतना कह के पूरा प्रॉफिट शिफ्ट कर देंगे। इसकी वजह से जो गवर्नमेंट है उसका डायरेक्ट टैक्स का लॉस होगा। और ये सिर्फ इंडिया में नहीं है, ये वर्ल्ड वाइड ये ट्रबल था। तो बेस को लेके ट्रबल कहां आया? डायरेक्ट टैक्स के अंदर, और इन पर्टिकुलर उसमें एक इशू है बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। आज हम वो इशू पढ़ेंगे, ठीक है? ये पहली बात हो गई। अब आ जाओ टैक्स रेट पे। अब इंडिया में ना आमतौर पे ये देखा जाता है कि टैक्स रेट्स हाई हैं, ऐसा कहने में आते हैं हम। कॉर्पोरेट टैक्स हाई है, डायरेक्ट है चाहे इनडायरेक्ट है, सारे हाई टैक्स है, हम ऐसा मानते हैं। पेट्रोल डीजल में तो आप देख ही रहे हो टैक्स ही टैक्स है ना? 30 रुपए का वहां से फैक्ट्री से निकलता है, रिफाइनरी से, और आपको 80 रुपए का पेट्रोल मिलेगा या 82 का मिलेगा, है ना? चैट में लिखना जरा कितना कितना चल रहा है। हाँ, बड़े लोगों के वो आने शुरू हो जाते हैं ना बैक एंड पे, वो सर जी इतना चल रहा घंटा,
है ना। सो अब उसमें हाई रेट ऑफ टैक्सेशन में भी क्या होता है ना कि लोग फिर परेशान सा होना शुरू हो जाते हैं। जब तो डायरेक्ट टैक्स हाई हो तब बंदे को ये लगता है भी सरकार मुझे तो कुछ दे नहीं रही, टैक्स इतना ले जा रही है मेरे से। और आमतौर पे ना जो some people who are above the per capita income aspect and they are paying the direct tax, they are the one who feel the most because उनका ना डायरेक्टली गवर्नमेंट से कुछ लेन देन होता भी नहीं। गुड्स के मामले में और सर्विस प्रोविजंस के मामले में उनका प्राइवेट सेक्टर से ज़्यादा लेन देन होता है ना। चाहे उन्होंने बच्चों को स्कूल भेजना है, चाहे खुद हॉस्पिटल जाना है, चाहे कुछ भी करना है, तो वो गवर्नमेंट से कोई बेनिफिट भी ड्रॉ नहीं कर रहे होते, पर टैक्स भर रहे हैं। तो डायरेक्ट टैक्स का बर्डन जैसे जैसे बढ़ता है लोगों को पिंच करता है और इसीलिए वो टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रैटेजीज अपनी दिमाग में लगानी शुरू कर देते हैं, राइट। इनडायरेक्ट टैक्स का बर्डन अगर बहुत ज्यादा बढ़ता है तो गरीब आदमी को बहुत मार पड़ती है, क्योंकि आप सोचो ना, अब पेट्रोल डीजल भरवाना है तो गरीब को भी यूज करना है वो, और अमीर को भी करना है। फर्क ये है कि उसको लग्जरी कार में चाहिए और उसको शायद डीजल पंप में चाहिए जो पानी निकाल रहा है और खेत में पानी जा रहा है। दोनों के लिए उसकी मार बराबर है, लेकिन गरीब को मार ज्यादा पड़ेगी क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज लिमिटेड थे। तो ये हो गए रेट के मुद्दे। अब रेट के चलते ना जैसे जैसे टैक्स रेट बढ़ता चला जाता है तो उसके साथ रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं कि टैक्स रेट के बढ़ने के साथ साथ लोगों की कंप्लायंस इश्यूज आने शुरू हो जाएंगे। लोग बोलेंगे कि भाई हमें तो टैक्सेस से बचने की कोशिश करनी है कैसे ना कैसे, और जैसे ही वो कंप्लायंस इश्यू आएंगे तो मार्केट में ना ग्रे एरियाज आने शुरू हो जाते हैं। सो ग्रे मार्केट का मतलब यही होता है कि उसके कोई खास बिल्स वगैरह नहीं है, और जैसे ही ग्रे मार्केट बननी शुरू होगी नीचे अनऑर्गेनाइज्ड इकोनॉमी आपकी बढ़ती चली जाएगी, कुछ सिस्टमैटिकली चीजें नहीं बढ़ेंगी, ठीक। और टैक्स अवॉइडेंस लोग ज्यादा करेंगे। इसको लेके भी हम एक कर्व पढ़ेंगे, दैट इज कॉल्ड लैफर कर्व, या कि जैसे जैसे टैक्स बढ़ रहा है तो किस तरह से लोगों का बिहेवियर चेंज होता है। अब तीसरा है टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन को लेके जैसे हमने बात किया कि जो अथॉरिटीज हैं जिनको चेक करना है कि लोगों ने वाकई में टैक्स जिनको भरने वाला था उन्होंने भरा या नहीं, तो उन्होंने ठीक से चेक कर पाए या नहीं, ये कंसर्न एरिया है, ठीक है। तो दैट इज टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन। देन इज टैक्स रैशनैलिटी, कि क्या लोग इस चीज से बहुत ज्यादा जेल्ड हैं कि भाई हमें अगर टैक्स लगाया जा रहा है तो ठीक ही लगाया जा रहा है, ये गवर्नमेंट का लेना बनता था, अगर लेंगे तभी तो जाके कुछ बात बनेगी, तभी तो गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ कर पाएगी या सोशल लेवल पे कुछ बेटरमेंट कर पाएगी। हम अपने घर से बाहर निकलेंगे तो हमें अच्छी चीजें नजर आएंगी, पॉवर्टी, इनइक्वालिटी, स्लम्स, बैड सीवेज सिचुएशन, बैड वाटर कनेक्शंस, ये सबसे हमें राहत मिलेगी, है ना। तो सोशल लेवल पे भी तो चीजें जरूरी है ना। आप सोचो, आप तो महल में रह रहे हो और बाहर घर से निकलते तो स्लम एरिया है, वो स्लम एरिया की इंप्रूवमेंट कैसे होनी है जब गवर्नमेंट के पास फाइनेंसेस आएंगे और वो ठीक से यूटिलाइज होंगे, है ना। तो अगर इस तरह से आप रैशनैलिटी स्टैब्लिश कर पा रहे हो या नहीं, ये भी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है टैक्सेशन के रिफॉर्म्स का। अब हमने इन सबको एक एक करके सूत्रबद्ध तरीके से समझना है। टैक्सेशन के लेक्चर को आप जितने ध्यान से समझोगे एक बार में समझ आ जाएगा, नहीं तो फिर बार बार आपकी जो है वो एनर्जी, टाइम, सब चीज़ें कंज्यूम हो रही हैं। तो इसलिए बहुत फोकस तरीके से आपने ये देखना है, ठीक है। यहाँ तक समझ आ गया सबको? एटलीस्ट एक बेसिक ओवरव्यू चैट में लिख के बताओ जरा, येस और नो, क्या क्या ट्रबल्स हैं। लेट मी हैव अ फील ऑफ इट, आई एम विद यू। सो फर्स्ट जो हमने अब कॉन्सेप्ट पढ़ना है टैक्सेशन को लेके डिटेल्स के अंदर, तो ये है टैक्स टू जीडीपी रेशो। हाँ, अब टैक्स टू जीडीपी रेशो का कंसर्न क्या है कि हमारी इकोनॉमी के अंदर अगर आप सपोज कीजिए कि जीडीपी है 100 और उसमें से 10 रुपए गवर्नमेंट को एज अ टैक्स मिले, है ना, तो हमारी टैक्स डिवाइडेड बाय जीडीपी कितना हो जाएगा? इस तरह से है, बस वेरी सिंपल, देयर इज नो बिग मैथमेटिक्स इन्वॉल्व। आपने बस कितना टैक्स कलेक्ट हुआ डिवाइडेड बाय जीडीपी कितनी थी। इससे आइडिया क्या होगा? अल्टीमेटली आइडिया ये होगा कि वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड, और अगर इसको मल्टीप्लाई बाय 100 करेंगे तो हमारे पास परसेंटेज आ जाएगी। वी नो इट फ्रॉम मैथ्स, सीसैट आप पढ़ रहे हो, है ना। तो हमें ये आइडिया हो जाएगा बेसिकली कि गवर्नमेंट के पास कितने के रिसोर्सेज फाइनली आ रहे हैं जिनको यूज करके वो सिटीजन वेलफेयर के अंदर इंटरवीन कर सकती है। ये एक कोर अंडरस्टैंडिंग टैक्स टू जीडीपी रेशो से बनती है। तो गवर्नमेंट्स कैपेबिलिटी टू एड्रेस द डेवलपमेंटल एंड वेलफेयर इश्यूज कम्स फ्रॉम this particular tax that it collects, and the idea we get from is tax to GDP. इसको लेके ना prelims में बड़े सारे क्वेश्चन आ रखे हैं कि if the tax to GDP ratio of the country is increasing, what will happen and what will not will happen. खैर,
नाउ इट इज ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग द जीडीपी बाय ग्रॉस टैक्स कलेक्शन। पेपर में पहली बात तो ये नोट करनी है कि नेट नहीं है, ग्रॉस है। याद है, ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट, ऐसे लिखते होते थे हम। तो इट इज अबाउट द ग्रॉस टैक्स कलेक्शन एंड इट इज एन इंडिकेटर ऑफ द गवर्नमेंट्स इनकम एंड इज शोन एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी। तो परसेंटेज ऑफ जीडीपी दिखाने का ये तरीका है। हायर द टैक्स टू जीडीपी रेशियो also denotes higher equitable distribution of national income. Definitely गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा काम कर पाएगी तो equitable distribution of national income भी होगा। अब 1950s और 51 के अंदर जब ये हमने कैलकुलेट करना शुरू किया तो इंडिया का टैक्स टू जीडीपी रेशियो सिर्फ 6% आ रहा था। आज भी ये बहुत ज्यादा कुछ बढ़ नहीं गया एंड नाउ इट इज अप्रोक्सीमेटली, दिस पर्टिकुलर थिंग विल गिव यू द आइडिया, इट इज समवेयर नियर 11.7%। अगर ये आज भी 11.7% के आसपास घूम रहा है। 2015-16 में थोड़ी बेटर सिचुएशन थी, आजकल अब थोड़ा सा कोविड-19 के चलते थोड़ी वर्स्ट ऑफ सिचुएशन आ रही है। इकोनॉमिक डाउनटर्न भी इंडिया का चल रहा था, तो ये 16% तक गया था ऑन एन एवरेज हमारा, तो 16% तक इट वेंट अप and now it has started to come down because of the contraction in the economic activity, so to speak. So when we say 11% or 11.7% is the tax to GDP ratio of India, that means कि अगर हमारे यहाँ पे GDP, that is monetary value of all the final goods and services produced within a country within a year, याद है, अगर वो 100 है GDP, तो उसमें से 11 रुपए 70 पैसे सरकार को एज अ टैक्स जा रहा है। तो 11.7 टैक्स टू जीडीपी रेशियो का ये मतलब है। इसको घुमाते हुए ना बड़े सारे क्वेश्चंस आते हैं प्री के अंदर, तो जो यूपीएससी के क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे तो उसमें वो आएगा, देन विल सी इट। ठीक है, तो एज अ कॉन्सेप्ट बस इसमें से इतना ही याद रखना है। अच्छा जी, अब हमारी जो टैक्स टू जीडीपी रेशियो है ना वो बड़ी कम है। अगर हम ओईसीडी कंट्रीज के साथ, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, इनके साथ कंपेयर करेंगे अपनी टैक्स टू जीडीपी, तो इनकी तो है करीब करीब 35% के आसपास टैक्स टू जीडीपी रेशो, जो टैक्स टू जीडीपी का हमारा परसेंटेज आता है। लेकिन इंडिया में कितना चल रहा है, 11-12% के आसपास चल रहा है, तो बहुत कम है। इवन जो एशियन इकोनॉमीज है उनमें से भी अपना बहुत कम है। इसी वजह से this happens. The lower tax to GDP ratio constrains the government's ability to spend upon infrastructure and other developmental needs of the country. This becomes a big trouble for the government. ओके, नेक्स्ट है जी, कॉन्सेप्ट के लेवल पे आपने स्टडी करना है प्रीलिम्स के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट। जब से जीएसटी लागू हुआ है इस चीज की बहुत बात होती है, टैक्स बुओयेंसी। नाउ व्हाट इज दिस? इट इज एन इंडिकेटर टू मेजर द एफिशिएंसी, नॉट द क्वांटिटी, efficiency and responsiveness of revenue mobilization in response to growth in GDP or national income. इसका क्या मतलब? हमने ये नहीं देखना कितने परसेंट टैक्स कलेक्ट हो गया, हमने ये देखना है अगर जीडीपी की ग्रोथ रेट 10% है तो फिर टैक्स की जो ग्रोथ रेट है, टैक्स रेवेन्यू कलेक्शन की जो ग्रोथ रेट है वो कितनी है। अगर एक रफ्तार से हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है तो टैक्स कलेक्शन जो है वो कितनी रफ्तार से ग्रो कर रहा है, ये हमारा कंसर्न है। सो ए टैक्स इज सेड टू बी बुओयंट इफ द टैक्स रेवेन्यूज इंक्रीज मोर देन प्रोपोर्शनेटली इन रिस्पॉन्स टू राइज इन नेशनल इनकम और आउटपुट। क्या मतलब? लेट्स से हमारी जीडीपी तो बढ़े 10% की रफ्तार से, लेकिन हमारी टैक्स कलेक्शन बढ़े 11% की रफ्तार से। अब ऐसे में टैक्स बुओयेंसी क्या होगा? वेरी सिंपल, 11/10 और हम बोलेंगे टैक्स बुओयेंसी इज 1.1। अब जब जीएसटी नया नया लागू हुआ था ना 2017 के अंदर, 1 जुलाई 2017, तो तब हम ये कॉन्सेप्ट ना बार बार न्यूज में आता था कि इंडिया टैक्स बुओयेंसी हैज बिकम रियली गुड एंड हमारी 1+ जो है टैक्स बुओयेंसी चली गई है, दैट वाज द कंसर्न एरिया। अभी तो फिर से हम थोड़ा सा 1 से नीचे जा रहे हैं। सो टैक्स बुओयेंसी ऑफ हायर देन 1 इज ऑलवेज गुड फॉर एन इकोनॉमी। हमें ये पता चलता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ रेट जिस रफ्तार से बढ़ रहा है उससे ज्यादा रफ्तार से टैक्स रेवेन्यू की ग्रोथ रेट जो है वो बढ़ रही है। यहां पे अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्टेड के ऊपर ध्यान नहीं है, क्वांटिटी पे ध्यान नहीं है, ध्यान किसके ऊपर है? कितनी एफिशिएंसी से रेवेन्यू कलेक्ट हुआ, ये ध्यान रखना अपने पास। ठीक है जी, ओके। नेक्स्ट, बीईपीएस, जैसे हम बात कर रहे थे, बेस इरोशन एंड प्रॉफिट शिफ्टिंग। अब इसको लेके ना ओईसीडी कंट्री में स्ट्रेटजी बड़ी देर से चल रही है। लेट्स से दिस इज कंट्री 1 एंड कंट्री 2 and this country too is also a tax haven.
टैक्स हेवन मतलब वहां पे जो इनकम टैक्स और कॉर्पोरेट इनकम टैक्स और ये जो सारी चीजें हैं ऑलमोस्ट जीरो या निल चल रही हैं, ठीक है जी, ओके। अब कंट्री 1 में कोई एक एमएनसी काम करती है, इट इज वर्किंग हियर, दिस इज द वर्किंग बेस। इस वर्किंग बेस में अपनी वो प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन एंड एक्सचेंज सारी चैनल उसका चल रहा है। लेकिन जब उस काम से वो कोई प्रॉफिट कमाती है तो वो प्रॉफिट बोलती है कि भाई मेरा जो मेन हेडक्वार्टर है ना वो यहां पे है, कंट्री नंबर 2 में है, यहां तो मेरे सिर्फ एम्प्लॉइज ही काम कर रहे हैं, मेरे से सैलरी ले रहे हैं, जो सैलरी ले रहे हैं उसके हिसाब से अपना अपना इनकम टैक्स जमा करा रहे हैं। तो कंपनी के प्रॉफिट्स तो एक्चुअल में कंपनी को ट्रांसफर होने हैं, तो वो हमने यहाँ पे हेडक्वार्टर में बैठी हुई कंपनी को दे दिए और वो वहां पे अपना टैक्स भर रहा है। इस चीज को अलाउ करने के लिए जो मैकेनिज्म है दैट इज डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट, DTAA। बहुत लोगों ने चैट में शायद लिख दिया हो, शायद जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा है। डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट सिंपल से ये बात करते हैं कि भाई अगर कोई कंट्री के 2 जगह पे बेस ऑफ ऑपरेशन है तो अगर वो एक जगह पे इनकम टैक्स भर रही है तो उसको दूसरी जगह ना भरना पड़े, ठीक है, जहां पे वो है, जहां पे उसका ओरिजिन है वहीं पे वो इनकम टैक्स भरे। ये एक कंसिडरेशन है डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट में। सो इस तरह से जो एमएनसीज हैं अब वो 2 ही कंट्रीज में तो ऑपरेट नहीं करती, और भी बथेरी नंबर ऑफ कंट्रीज हैं जहां पे वो अपने काम कर रही हैं, सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी कहीं कहीं करती रहेंगी, लेकिन प्रॉफिट कहां शिफ्ट करेंगी? ऐसी कंट्री में जो टैक्स हेवन है, ठीक हो गया। और बहुत सारी ये जो टैक्स हेवन है ना, इनकी तो इकोनॉमी इस वजह से चलती है कि भाई एटलीस्ट कंपनीज के हेडक्वार्टर तो बढ़िया बढ़िया बन रहे हैं ना, थोड़ा बहुत FDI FII तो वहां पे चल ही रहा है, जो कंसल्टेंसी सर्विसेज, इकोनॉमिक एक्टिविटी, बहुत सारे लोग वहां पे भी डिप्यूट हो ही जाएंगे, दफ्तर में किसी को तो बिठाना है, ठीक है। बाद में ये क्या करते हैं, अब ये तो दिस इज ओनली वन पार्ट ऑफ द थिंग। सेकेंड थिंग दैट दे डू इज राउंड ट्रिपिंग। अब लेट्स से अब इस कंपनी के हेडक्वार्टर में बड़ा जबरदस्त प्रॉफिट इकट्ठा हो गया और सारे पैसे आ गए, इनके पास टैक्स इन्होंने भरना नहीं। अब ये क्या करेंगे ना, अब ये बोलेंगे भाई हम ना यहां से फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं आपके पास, FDI, दिस कॉल्ड राउंड ट्रिपिंग, कि हमारा पैसा उधर गया, अब उसी पैसे से बोलेंगे हम तो यहाँ पे अपनी कंपनी में इसका FDI लेके आ रहे हैं इंडिया के अंदर, या तो नई कंपनी फ्लोट कर देंगे या उसी में पैसा जो है और लगाएंगे, हम अपनी कंपनी का बिजनेस जो है वो एक्सपैंड कर रहे हैं, और हम तो हाथ जोड़ते हैं आने दो भाई, FDI आ रहा है और क्या चाहिए, है ना। तो ये सिस्टम जो है इन्होंने बनाया हुआ है मल्टीनेशनल कंपनीज ने। इसका जो है इम्पैक्ट 2 लेवल पे पड़ता है अब इंडिया पे। पहले नंबर पे तो टैक्स लॉस किया प्रॉफिट की वजह से, दूसरा अब ये फिर आगे के लिए भी यही सीन जो है दोबारा से रीइंफोर्स करने की सिचुएशन बनती चली जा रही है, ठीक है। नाउ in July 2019 what happened is India ratified the multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting। अब इस चीज को अवॉइड करने के लिए OECD ने एक स्ट्रैटेजी या एक ड्राफ्ट पेपर निकाला। उस ड्राफ्ट पेपर में अब अलग अलग कंट्रीज जो हैं वो जुड़ रहे हैं। सो the MLI is aimed to prevent firms from moving profit out of the country। Out of 93 tax treaties notified by India, 22 countries have already ratified the MLI so far, and double taxation avoidance agreement with these countries will be modified by MLI। अभी इसमें मॉडिफिकेशन क्या करने की कोशिश कर रहे हैं? They are saying भाई अगर तुमने इस कंट्री में कुछ एक वैल्यू एडिशन की है, लेट्स से ठीक है तुम्हारा बिजनेस जहां पे भी है, अगर 0 से कोई चीज शुरू हुई थी और आपने वैल्यू एडिशन करके 100 तक लेके आए उसको, तो अगर उस कंट्री में कोई वैल्यू एडिशन हुई है, जितनी वैल्यू एडिशन जहां हुई है उस हिसाब से वहां पे टैक्स दे दो, बात खत्म हो गई। प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजम्पशन और एक्सचेंज की चेन के अंदर जितनी जहां वैल्यू एडिशन हुई है उस हिसाब से प्रॉफिट भी वहां पे हुआ है और उस हिसाब से टैक्स भी वहीं पे जमा कराओ। ये एक रूल ऑफ ऑरिजिन वाला जो एस्पेक्ट है अब वहां पे लेके आ रहे हैं। सो दिस इज गोना गेट इंटीग्रेटेड। The multilateral convention is an outcome of OECD G20 project to tackle this BEPS thing, and it has already come into effect in India from 1st of October 2019। इसके प्रोविजंस लागू होने शुरू हो गए हैं, इसीलिए जनरल एंटी अवॉइडेंस रूल और ये सब चीजें जो हैं वो न्यूज में हैं, ठीक।
अभी डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के लिए मैंने जो आपसे डिस्कस किया वो सारी चीज़ें मैंने यहाँ डाल दी हैं, तो आपने बस एक बार इसको पढ़ लेना है। बातें वही हैं जो हमने अभी डिस्कस किए हैं, जस्ट फॉर योर नोट से आई हैव पुट इट देयर। अब इन सब चीज़ों से जूझने के लिए जो नया अब सिस्टम हम लेके आ रहे हैं, दैट इज डायरेक्ट टैक्स कोड। दिस कोड विल एसेंशियली रिप्लेस योर अर्लियर इनकम टैक्स एक्ट 1961। जब मैं IT एक्ट लिख रहा हूं तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट पे नहीं चले जाना, इट इज इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है जी। अब इसको ये रिप्लेस करेगा जब भी ये आया, लेकिन अभी ये ड्राफ्ट स्टेज पे है और इसका जो ड्राफ्ट है इट इज स्टिल पेंडिंग इन द पार्लियामेंट, क्योंकि टेक्निकल एक्ट है, डेफिनेटली इस पे कंसेंसस बनाने पे, सारे न्यूएंसेस को ठीक से डील करने में टाइम लगेगा। सो इतना पुराना टैक्सेशन सिस्टम इंडिया में चला आ रहा है, इतना कॉम्प्लिकेटेड है। ये मेजर एम इसका ये है कि उसको सिंप्लीफाई करना है। अब इसके साथ रिलेटेड कुछ एक चीजें हैं जो जुड़ी हुई हैं, जो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको पता होनी चाहिए। वो क्या क्या है? देखिए, पहली बात है दैट यशवंत सिन्हा कमिटी। नाउ दिस इज द फर्स्ट कमिटी विच इज एसोसिएटेड विद द डायरेक्ट टैक्स कोड। तो आपको मैच द फॉलोइंग के अंदर क्वेश्चन आ सकते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले इसका फर्स्ट ड्राफ्ट जो है वो रेडी किया और उसको सेट करना शुरू किया था, ठीक है। अब इसके बाद यही डायरेक्ट टैक्स कोड में विल कम टू दैट लैफर कर्व आपको नजर आया, आई विल कम टू लैफर कर्व आल्सो। सो देयर वाज अ टास्क फोर्स व्हिच वाज रिसेंटली फॉर्म्ड, क्योंकि पहली बार जब ये डायरेक्ट टैक्स कोड बनाया गया तो उस टाइम पे 2009-10 के आसपास ज़्यादा मोमेंटम इसको लेके जनरेट नहीं हो पाया, टेक्निकल था, वापस भेजा गया पार्लियामेंट्री कमेटी में, वहाँ से फिर स्टडी होके आया 2012 के अंदर, फिर से वापस भेजा गया पार्लियामेंट्री कमेटी में, फिर इलेक्शंस आ गए, फिर उसको लेके अभी 2019 में मोमेंटम आना शुरू हुआ है दोबारा से। तो 2017 में एज इट इज हमने एक कमेटी फॉर्म किया, टास्क फोर्स फॉर्म किया, विच वॉज हेडेड बाय द फॉर्मर सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स मेंबर अरविंद मोदी एंड लेटर ऑन अखिलेश रंजन, वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन नवंबर 2017। तो ये टास्क फोर्स जो है ये बनाई गई, पहले अरविंद मोदी के अंडर थी और बाद में इसके जो अध्यक्षता थी वो अखिलेश रंजन जी ने संभाली। द प्रपोजल इन द ड्राफ्ट कोड्स आर एम टू ब्रिंग मोर सर्टेनिटी टू टैक्सेशन ऑफ पर्सनल एंड कॉर्पोरेट इनकम एंड कैपिटल गेन्स। तो 3 चीजों पे फोकस है, पर्सनल, कॉर्पोरेट एंड कैपिटल, ठीक है जी। और 1961 टैक्स को ये हटाएगा। It could improve ease of doing business and reduce the compliance burden in India। धीरे धीरे हम जो है एक कम टैक्सेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, क्योंकि ये जरूरी भी है। अब उसका क्यों जरूरी है ये समझने के लिए लैफर कर्व है। So Laffer curve is giving us the relationship between the rate of tax charged by the government and the tax revenue realized by the government, जो उसके पास राजस्व की कलेक्शन होगी, जो टैक्स आएगा, उसको लेके ये एक पर्टिकुलर कर्व है। बेसिक मानना ये है कि 0% टैक्स पे और 100% टैक्स पे गवर्नमेंट की कोई रेवेन्यू नहीं होती, ठीक है। क्यों? और जैसे जैसे टैक्स बढ़ता चला जाएगा, एक पॉइंट तक आते आते वो टैक्स रेवेन्यू भी हमारी बढ़ती चली जाएगी। लेकिन यहाँ सैचुरेशन पॉइंट एक आ जाता है, इसको रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट बोलते हैं। अब रेवेन्यू मैक्सिमाइजिंग पॉइंट के बियॉन्ड अगर आप टैक्स बढ़ाते चले जाओगे, अगर आपके टैक्स रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, लेट्स से यहाँ तक हमारे पास 30% टैक्स है, इससे भी बढ़ता चला जाएगा, 70-80% तक आप लेते जाओगे, तो लोग जो है वो टैक्स अवॉइड करने की कोशिश करेंगे और आपकी टैक्स रेवेन्यू भी इस वजह से डिक्लाइन होगी। अग्रेसिवली लोग अपनी टैक्स सेविंग और टैक्स अवॉइडेंस स्ट्रेटजीज लगानी शुरू कर देंगे, एंड दिस विल क्रिएट अ बिग ट्रबल फॉर द गवर्नमेंट बिकॉज द रेवेन्यू विल स्टार्ट डिक्लाइनिंग। सो यू शुड रिमेन समवेयर नियर दिस पॉइंट रादर देन टेकिंग पीपल टू द अदर साइड ऑफ दिस पर्टिकुलर लैफर कर्व। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ लैफर कर्व, ठीक? ओके। Now, what are the key suggestions of the task force which was formed for correcting the whole taxation scenario, especially in the direct tax scenario, is litigation management. अब ये जो इस task force बनाई गई थी, इसकी सारी recommendations हैं, प्री के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, ध्यान से याद करके जानी है, ठीक? लिटिगेशन मैनेजमेंट का मतलब ये है कि टैक्स को लेके ना अब गवर्नमेंट की तरफ से कई बार केसेस शुरू हो जाते हैं कि भाई तुमने टैक्स नहीं भरा एंड सो। तो उन्होंने ना इसका एक बेसिक सी बात ये निकाली दैट they will be empowering the tax officer to reopen the assessment cases based on predefined criteria। ऐसे ही नहीं है कि कोई भी किसी के ऊपर टैक्स का केस शुरू कर दिया, एक क्राइटेरिया होगा जिसके अंडर वो टैक्स के केस खुलेंगे। The IT officer can go back up to 6 years
to scrutinize the books of accounts of the assessees. 6 साल पहले तक का केस वो खोल सकता है, ये नहीं कह सकता भाई आपकी कंपनी है 100 साल पुरानी, 100 साल पहले ना आपने ये टैक्स नहीं दिया था, आ जाओ। वो बोले बंदा कि यार इतना तो देर अभी देश आजाद हुए कोई नहीं हुए हैं, तो उस टाइम के टैक्सेस जो है वो खुल के बैठ गया, ऐसा थोड़ी होता है, समझ आया। देन इंक्रीजिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर ओपनिंग केसेस, अब ये दूसरी चीज है जो की गई। अब यहाँ पे हमने थ्रेशोल्ड लिमिट पहले होती थी 1 लाख, अब बढ़ा के 1 करोड़ कर दी गई है, स्पेशली फॉर बिग केसेस, कि इससे नीचे ना टैक्स लिटिगेशन लेके आनी नहीं। अगर किसी में 1 करोड़ रुपए का गवर्नमेंट को लगता है कि भाई इसने टैक्स कम भरा है, तभी जाके केस खोलना है, छोटे मोटे चीजों में पढ़ना नहीं, नंबर ऑफ लिटिगेशंस बढ़ानी नहीं। Then, reopening of cases should be supported by proper reasoning, and often cases are reopened due to information received from banks, financial institutions, and so the sources. Assessment proceedings should be made faceless, मतलब आप किसी इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज के ऑफिसर के फेस टू फेस नहीं आओगे, आपको एज इट इज ऑनलाइन ही सारा काम निपटाना है, ठीक है। सो फेसलेस सारी चीजें चलेंगी, कंप्यूटर से ही सैंक्शन हो जाएगा, ये पर्टिकुलर केस है, इस ऑफिसर को दे दो, ये हैंडल करेगा। ना तो ऑफिसर ने बंदे को देखा है, ना बंदे ने ऑफिसर को देखा है, बैकएंड पे सारा कुछ एज पर प्री डिसाइडेड प्रोसेस, एज पर लॉ, लेटर एंड स्पिरिट चल रहा है, ठीक, तो करप्शन भी नहीं होगी। देन रिड्यूस्ड बर्डन ऑफ टैक्स कंप्लायंस, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, सो अंडर विच व्हाट इज हैपनिंग, इंट्रोड्यूसिंग कोलैबोरेटिव कंप्लायंस इन डायरेक्ट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बेसिकली क्या है कि अलग अलग बैंकों से, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से, सबसे हम डेटा इंटीग्रेट करके फिर टैक्स बर्डन असेस कर रहे हैं कि बंदे की कितनी बन रही है, और फिर उसके ऊपर बेस्ड उसकी कंप्लायंस इंश्योर करना है, ना कि कभी किसी ने बोल दिया कि भाई ये ट्रांजैक्शन हुई थी तो इस बंदे को पकड़ो, ये नहीं चलेगा। ऑलरेडी सारा डेटा पहले पूल हो, ताकि गवर्नमेंट को पहले दिन से क्लैरिटी हो किसी का कितना टैक्स बनता है, दे रहा है या नहीं दे रहा है, लाइक दैट, ठीक, ओके। आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल, तो ये पुरानी ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इसके बारे में आज भी न्यूज में कुछ ना कुछ चलता रहता है। नाउ इट इज अ क्वाजी जुडिशियल इंस्टीट्यूशन व्हिच वाज सेट अप अंडर सेक्शन 5A ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट 1922, पुराने वाला, ठीक है। कब बनाई गई थी? 1941 में। आज भी ये प्रिजर्व्ड है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल 1961 एक्ट के अंदर भी इसको प्रिजर्व किया गया है, ठीक। सो it deals with appeals under direct taxes, that is using the Income Tax Act 1961, and the order passed by ITAT are final, and appeal lies to the High Court only if a substantial question of law arises for determination. मतलब as long as question of law does not rise, ITAT के order के against appeal भी नहीं है। तो इस तरह की एक body है, so it's like a quasi judicial body, as good as judiciary but not a judiciary equivalent, ठीक है। so alternative dispute resolution के लिए, faster dispute resolution के लिए ये body एक बनाई गई थी, इसको भी प्री के लिए याद रखना है। अब आज की डेट में न्यूज़ में है कि इसमें हम क्या रिफॉर्म्स लेके आएंगे इन टर्म्स ऑफ डायरेक्ट टैक्स कोड, पर अभी इसको लेके कुछ भी एक फाइनलिटी नहीं आई है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स कोड को लेके फाइनलिटी नहीं आई है ना, कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट्स करनी है, इसकी नंबर ऑफ बेंचेस बढ़ानी है, या हम जो फेसलेस लिटिगेशन की बात कर रहे थे वो इसके रहते कैसे चलेगी, है ना। ये वाली जो चीजें हैं अब ये धीरे धीरे एस्पेक्ट में लाई जा रही हैं, और इस वजह से ये न्यूज में भी था, तो आपको पता होना चाहिए, राइट। नेक्स्ट, अब बजट 2021 के अंदर जो रिसेंटली आया था, डायरेक्ट टैक्सेस को लेके कुछ अनाउंसमेंट्स हुई थी। अब उन अनाउंसमेंट्स के बारे में हमने बात करनी है, उनको समझना है। तो पहला है न्यू ऑप्शनल, पहली बात, मतलब आप मर्जी है इसको करना है या नहीं करना, पुराने सिस्टम से चलना है, आप अपने हिसाब से चलो। सो न्यू ऑप्शनल पर्सनल इनकम टैक्स रेट, तो उसकी कुछ स्लैब्स हैं जो बजट में दी गई। सो जो टैक्स पेयर्स बेसिकली चूज कर पाएंगे कि पुराने सिस्टम में जाना है या नए में जाना है। नए में है क्या, their tax burden or tax rates will be significantly reduced for the individual taxpayers, पर एक कैच है, who forgo certain deductions and exemptions। मतलब वो ये छोड़ दे कि इस सेक्शन के अधीन मुझे इतनी डिडक्शन अलाउड है जी, तो मैं ले रहा हूँ, वो जो बेनिफिट्स क्लेम करने थे वो बेनिफिट्स क्लेम करने छोड़ दे। एक एग्जाम्पल दी गई थी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो के अंदर, वो क्या थी, that if a person is earning 15 lakh rupees in a year and not availing any reduction etc., will pay only rupees 1,95,000 as compared to the earlier 2,73,000 in case of old regime as a tax,
डायरेक्ट टैक्स जो इनकम टैक्स भर रहा था। अब ये इसके अंदर रजीम में चेंजेस क्या हैं जी, देखो जरा। टैक्स इनकम स्लैब्स में 0 से लेके 2.5 लाख तक की इनकम का कोई टैक्स नहीं है, एग्जेम्प्ट है, ना पहले था ना अब है, ठीक है। 2.5 से 5 लाख के अंदर भी कोई चेंज नहीं है, पहले 5% था, अब भी 5% का टैक्स है। ये भी पिछले से पिछले साल कम किए गए थे, पहले 10% होता था, फिर 5% कर दिया था। फिर छोटी सी एक स्लैब और है 5 से 7.5 लाख। पुराने स्लैब में इसमें 20% टैक्स लगता था, अब ये कम हो गया, आधा ही रह गया 10%, ठीक है। देन 7.5 से 10 लाख, इसमें पहले 20 का ही टैक्स लगता था। ये बेसिकली एक कॉमन स्लैब होती थी 5 लाख से लेके 10 लाख की, ठीक है। अब इसमें टैक्स कम हो गया, रह गया 15%। देन 10 से 12.5 लाख, इसमें 30% टैक्स होता था, और इनफैक्ट 10 लाख से लेके एज इट इज हमारी जो स्लैब्स हैं वो 30% वाली पहले चला करती थी। अब उसमें 20, 25 और 30 एज पर द इंक्रीजिंग इनकम 10 से 12.5 से 15 एंड अबव 15 जो है वो टैक्सेशन सेट किया गया है। 15 लाख से अबव जाके जो इनकम टैक्स है वो सेम ही है, 30% चलेगा, लेकिन उससे नीचे अगर आपकी इनकम है तो डिफरेंट तरीका है, ठीक, ओके। सो इसीलिए इन्होंने जो एग्जाम्पल भी दी है वो भी 15 लाख की दी है, ठीक है। 15 लाख के बियॉन्ड वाला तो फिर वो सेम ही रहेगा जैसे पहले था। तो दोनों चीजें याद रखनी है, किसके ऊपर फर्क पड़ेगा, किसके ऊपर फर्क नहीं पड़ेगा। तो 15 लाख से जो ज्यादा इनकम वाले हैं उन पे नए इनकम टैक्स स्लैब्स के अंदर आने का कोई फायदा नहीं, लेकिन जो 15 लाख से कम इनकम वाले हैं उनको इसमें आने का फायदा हो सकता है, ठीक है। अगर हो रहा है तभी वो आएंगे, ये उनके लिए ऑप्शनल भी है। नेक्स्ट जो बजट 2021 में डायरेक्ट टैक्स को लेके एक स्कीम अनाउंस की गई थी, दैट इज विवाद से विश्वास स्कीम। अब ये ना बड़ी एक सोशल और साइकोलॉजिकल लेवल पे एक अच्छी फील देने वाली एक स्कीम है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि भाई हम टैक्स पेयर करदाता जो है वो हमारे लिए भगवान जैसे हैं, तो हमें उनके साथ विवाद नहीं क्रिएट करना, उनके ऊपर विश्वास रखना है ना। और इसी विश्वास के चलते कुछ एक स्कीम ये इस तरह से लाई गई थी। अब वो क्या है देखिए। सो ए टैक्स पेयर वुड बी रिक्वायर्ड टू पे ओनली द अमाउंट ऑफ, अब ओनली वर्ड आ गया, ध्यान रखना है, ठीक है, only the amount of the disputed tax and will get complete waiver of interest and penalty provided he pays by 31st March 2020। ये सिस्टम रखा गया था, मतलब स्कीम जो है वो 1 फरवरी को अनाउंस हो रही है और 31 मार्च 2020 तक का उनको डेट दी गई थी। लेकिन फिर पैंडेमिक आ गया, उसका सारा हल्ला शुरू हो गया, तो इस वजह से इसको अब एक्सटेंड कर दिया गया टिल 31 दिसंबर 2020। तो विवाद से विश्वास जो है कि टैक्स लिटिगेशन में नहीं पड़ना, विवाद में नहीं जाना, विश्वास रखना है। सरकार का आप पे विश्वास बढ़े, आपका सरकार पे विश्वास बढ़े, तो इसलिए यू मस्ट गो फॉर योर full tax compliance without worrying about the penalty or fines or anything like this। तो पहले लेट से आपने 30% टैक्स भरना था, तो एक पुरानी स्कीम भी आई थी, मोदी जी के टाइम पे आया था 2016 के अंदर, जब उन्होंने बोला था कि ठीक है आप अपने टैक्सेस जो हैं वो सेल्फ बता दो, तो हम जो है इतने % आपसे फाइन लेंगे, लेट से 15% लेंगे, तो टोटल आपकी टैक्स बर्डन 45% हो जाएगी। इस बार इन्होंने वो भी नहीं कहा, इस बार तो कहा कि भाई 30 के 30 भर दो, टेंशन खत्म करो अपनी भी और हमारी भी। तो ये थी विवाद से विश्वास स्कीम, इसके बारे में आपको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है। देन फेसलेस अपील्स, दिस वाज अनदर रिफॉर्म। तो ये बजट के अंदर भी अनाउंस कर दिया कि जितनी भी टैक्स की, अब ये डायरेक्ट टैक्स कोड के ऊपर जो हमारी कमेटी थी उसकी रिकमेंडेशन थी ना फेसलेस अपील, तो उसी को ये इंप्लीमेंट करने का ऑर्डर भी गवर्नमेंट ने 2021 के बजट में निकाल लिया था। इससे एसेंशली हमारा होता क्या है कि जो टैक्स के अंदर थोड़ी बहुत करप्शन के चांसेस रहेंगे लिटिगेशन के, वो हट जाते हैं। Then instant PAN through Aadhaar. Now what is this? So the finance minister proposed to launch a system under which PAN shall be instantly allotted online on the basis of Aadhaar without any requirement for filling up the detailed application form। आप अपना बस आधार नंबर लो और पैन नंबर ले लो, काम खत्म हो गया, ठीक है। In the last budget, the interchangeability of PAN and Aadhaar was introduced, कि आप जिसके ऊपर मर्जी बेस्ड अपना टैक्स जो है वो जमा करा सकते हो, आधार नंबर दे दो चाहे पैन नंबर दे दो। नेक्स्ट है जी टैक्स पेयर्स चार्टर। अब आपने सुना होगा इससे पहले, शायद अगर आपने यूपीएससी या कोई सिलेबस पढ़ रखा है तो उसमें एक पर्टिकुलर चीज लिखी है सिटीजन्स चार्टर, या अब सिटीजन्स चार्टर के अंदर ये होता था कि
जो भी ऑर्गेनाइजेशन कोई ये गुड्स एंड सर्विसेज सिटीजन्स को प्रोवाइड कर रही है तो उसके अंदर मेंशन करेगी कि हमारी जो गुड्स एंड सर्विसेज है वो उनके स्टैंडर्ड्स क्या हैं, उनके लिए प्राइजेस क्या हैं, हमसे आप क्या अपेक्षाएं रख सकते हैं प्रोवाइडर से, और प्रोवाइडर आपसे क्या अपेक्षाएं रखता है कि आप उनको गुड्स एंड सर्विसेज को कैसे इस्तेमाल करेंगे, और अगर कोई आपकी ग्रीवांसेस हैं तो उन ग्रीवांसेस को रिड्रेस करने का मैकेनिज्म क्या है। ये कुछ मूल तौर पे चीजें जो हैं ये सिटीजन चार्टर के अंदर लाई गई थी, और इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस करने वाली बॉडी थी DARPG, दैट इज डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस। इस डिपार्टमेंट ने, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, so it particularly started this citizen charter initiative, और उसके बाद बहुत सारे मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस, सब जगह ही आपको ये सिटीजन चार्टर मिल जाता है। खैर, सिटीजन चार्टर को लेके गवर्नेंस मीन्स के टॉपिक के अंदर और ज्यादा डिटेल में बात करेंगे। अभी के लिए टैक्स पेयर्स चार्टर पे आते हैं। ये भी उसी सेंस में है, अब यहाँ पे वो टैक्स पेयर के लिए चार्टर बनाया गया, लेकिन है क्या? इट इज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एनहांसिंग एफिशिएंसी ऑफ द डिलीवरी सिस्टम ऑफ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ठीक है, the union budget proposed to amend the provisions of the Income Tax Act to mandate Central Board of Direct Taxes to adopt a taxpayers charter. टैक्स पेयर को ये पता हो कि CBDT से मैं क्या अपेक्षाएं रख सकता हूँ, CBDT मुझसे क्या अपेक्षाएं रखता है, और ग्रीवांस रिड्रेसल अगर कोई मैकेनिज्म है तो उसको भी यहाँ पे सिग्निफिकेंटली इलैबोरेट किया जाए। दैट इज एसेंशियली टैक्स पेयर्स चार्टर। ठीक, तो ये एक तरह से जो हम बात कर रहे थे ना, टैक्स रैशनैलिटी, पीछे बात कर रहे थे, ये उस टैक्स रैशनैलिटी के एलिमेंट को बढ़ाएगा विद कमिंग अप ऑफ दिस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन। तो गवर्नमेंट का वो जो एक वैक्यूम रहता है ना, या एक डर रहता है, वो डर खत्म होता है, और कनेक्टिविटी या एक पार्टिसिपेटिव गवर्नेंस जो है उसकी फील आती है। ठीक है, नेक्स्ट इज विद रिस्पेक्ट टू चैरिटी इंस्टीट्यूशंस, उसको लेके क्या रिफॉर्म था। So, in order to ease the process of claiming reductions for donation to charitable institutions, the union budget proposed to pre-fill the donees' information in the taxpayer's return on the basis of information of donation furnished by the donee. तो बेसिकली वो पहले से लिख के रखो ताकि आपको डिडक्शन लेनी जो है आसान रहे। ये एक बेसिक सा रिफॉर्म था, नथिंग वेरी टिपिकल टू रिमेंबर बट जस्ट अ प्रोसीडरल थिंग। ठीक है जी। अब नेक्स्ट है लॉसेस ऑफ मर्ज्ड बैंक। Now, in order to ensure that amalgamated entities, आपने देखा था ना, जो पब्लिक सेक्टर बैंक हैं वो amalgamate merge किए जा रहे हैं, are able to take the benefit of unabsorbed losses and depreciation of amalgamated entities. Depreciation के basis पे भी benefit है। So the finance minister proposed to make necessary amendments to the Income Tax Act, ताकि जो merged banks हैं उनका भी loss ना हो और amalgamated entities अपना कुछ benefit ले पाएं। As a part of consolidation of the financial sector, the minister said that the government has brought out schemes for merger and amalgamation of public sector banks. So basically, Income Tax Act को लेके एक particular angle ये भी है जो रिफॉर्म का था कि जो amalgamated public sector banks हैं उनको दो बेनिफिट्स जो मिल सकते हैं, एक अनअब्जॉर्ब्ड लॉसेस की वजह से और दूसरा डेप्रिसिएशन की वजह से, वो बेनिफिट्स वो क्लेम कर पाएं अपने ओवरऑल सिनेरियो में। अब जैसे SBI की मर्जर हुई बाकी बैंक्स के साथ, तो उनके लॉसेस या डेप्रिसिएशन भी SBI अपनी इनकम टैक्स रिटर्न में बता पाए, द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, राइट। तो एज एन ऑर्गेनाइजेशन वो इसका बेनिफिट उठा पाएगा। तो ये सारी चीजें जो हमने डिस्कस की ये डायरेक्ट टैक्स को लेके थी। अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनडायरेक्ट टैक्स को लेके रिफॉर्म, दैट इज GST। तो GST को समझने के लिए हमें उसका एक कोर आर्किटेक्चर समझने की पहले जरूरत है। एक बार ये कोर आर्किटेक्चर हमारी पकड़ में आ गया, फिर GST बड़ा आसान है। ओवरऑल आपको सिस्टम समझ आ जाएगा, चाहे आप मीन्स के एंगल से इसको पढ़ लो, फिर चाहे आप प्रीलिम्स के एंगल से पढ़ लो। प्रीलिम्स के एंगल में हमें GST के साथ रिलेटेड जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट हुआ था, इसके आर्टिकल्स पढ़ने हैं। फिर इसके अंदर के जो अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं उनको हमें ध्यान से देखना है। कुछ एक टर्मिनोलॉजी एसोसिएटेड है GST एक्ट के साथ, वो हमें प्रीलिम्स में चाहिए। मेंस में हमें एज इट इज़ इसकी परफॉर्मेंस और इसका बेस और एज इट इज़ ये रिफॉर्म के एंगल से कहाँ स्टैंड आउट करता है, ये चीज़ें चाहिए होती हैं। सो GST के अंदर जो कोर लेवल पे बातें हैं, अभी इनडायरेक्ट टैक्स है वो तो हमें क्लियर है, लेकिन जो कोर लेवल पे बातें हैं वो क्या समझने की ज़रूरत है कि GST जो है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव टैक्स है। लिखते जाइए अपने पास, ये 4 एस्पेक्ट्स हैं, उसके आगे हमें अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है।
चैट में फिलहाल एक्टिविटी अपनी बंद कर दो और यहाँ फोकस करो। दूसरा, आप इसके बारे में कह सकते हैं कि ये एक मल्टी स्टेज टैक्स है, ठीक। तीसरा, ये एक वैल्यू एडेड टैक्स है। और चौथा, आप कह सकते हैं कि ये एक डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है। ये 4 बातें हैं जीएसटी के अंदर कुल मिला के। जो ये टैक्स रिफॉर्म किया गया ना इनडायरेक्ट टैक्स में, कि सारे के सारे जो इधर उधर के हमारे बिखरे हुए इनडायरेक्ट टैक्सेस थे उन सबको इकट्ठा कर देगा। वी से दैट इट रिप्रेजेंट्स द वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ इंडियाज टैक्सेशन सिस्टम इन द इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम, दैट इज एसेंशियली योर जीएसटी। ठीक, हमने जीएसटी तब से पढ़ा जब जीएसटी ना बन रहा था, अभी फॉर्मेटिव स्टेजेस में था, तब ये सारी बातें इसके बारे में होती थी। सो इट इज अ वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल इंटीग्रेशन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एट बोथ सेंटर एंड स्टेट लेवल। ठीक, अच्छा अब देखो जरा, जब हम बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव है, मतलब सारे जो टैक्सेस इधर उधर बिखरे हुए थे, सेंटर में अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स लगाए जा रहे थे, स्टेट के लेवल पे इनडायरेक्ट टैक्स अलग अलग लगाए जा रहे थे। हम पढ़ेंगे कौन कौन से इसके अंदर सब्ज्यूम हुए, वो सबको इकट्ठा करके क्या किया गया, एक ड्यूअल सिस्टम ऑफ टैक्सेशन बना दिया। सेंटर के सारे टैक्स इकट्ठे किए और उसको बोला गया सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। स्टेट के सारे टैक्स जो हैं वो इकट्ठे कर दिए गए और एक बना दिया एसजीएसटी, स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ठीक हो गया। सो ये है कॉम्प्रिहेंसिवनेस। दूसरा, मल्टी स्टेज। मल्टी स्टेज का कंसर्न है कि कोई चीज लेट्स से प्रोड्यूसर से होलसेल डीलर के पास गई, होलसेल डीलर से रिटेलर के पास गई, लेट्स से रिटेलर नंबर 1 सिटिंग इन सम बिग सिटी, है ना, और रिटेलर से फिर लेट्स से ऑनलाइन कॉमर्स में चली गई, ऑनलाइन कॉमर्स से फिर वो कंज्यूमर तक पहुंची। ठीक हो गया। अब जैसे हमारे यहाँ ई कॉमर्स है, उसका यही मॉडल चल रहा है, फाइन। अब हर स्टेज पे उसमें कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हो सकती है। प्रोड्यूसर से लेट्स से जब वो चली थी तो 100 रुपए की थी, यहाँ आती हुई 110 रुपए हो गई, 10 रुपए होलसेल डीलर वाले ने अपना प्रॉफिट जोड़ दिया। फिर ऐसे ही रिटेलर ने 120 की कर दी और ऑनलाइन वालों ने 125 की कर दी और कंज्यूमर ने 125 की खरीद ली। हर स्टेज पे कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन हुआ। अब हो सकता है ये बैठे भी सारे अलग अलग स्टेट्स में हों, कोई पंजाब में बैठा है, कोई हरियाणा में बैठा है, कोई हिमाचल में बैठा है। इट्स लाइक दिस, ओके, लॉन्ग चेन कैन बी देयर। ये अगर डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क में डालूंगा इसको, तो होलसेलर से डिस्ट्रीब्यूटर ही बीच में चाहे 4 और ऐड कर लो, होलसेल देन डिस्ट्रीब्यूटर 1, डिस्ट्रीब्यूटर 2 एंड देन फाइनली मे बी रिटेलर एंड देन मे बी योर कंज्यूमर। ठीक है जी। तो जितने बंदे चेन में आते जाएंगे, सबने कुछ ना कुछ वैल्यू एडिशन उसमें कर देना है फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज हर एक को काम करना है, पैसे कमाने हैं, यही तो चीज है। अब इसने मल्टी स्टेज होने का कंसर्न क्या है कि अगर यहाँ पे 10 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है, यहाँ 10 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है और यहाँ 5 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई है, तो इसके ऊपर भी टैक्सेस गवर्नमेंट को कलेक्ट होके जाएंगे और लगेंगे। ये इसका एक कंसर्न एरिया है और ये इसको सेकेंड लेवल ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस भी देता है मल्टी स्टेज होने की वजह से। ठीक है, तो हर लेवल पे जितनी जितनी वैल्यू एडिशन है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा टैक्सेशन होती रहेगी। ठीक है, और यही एस्पेक्ट है जब हम बोलते हैं वैल्यू एडेड टैक्स। वैल्यू एडेड टैक्स ना हमारे इंडिया में एक वैट भी चला आ रहा है जो स्टेट के लेवल पे कलेक्ट होता है आज भी अल्कोहल और फ्यूल के केस के अंदर, है ना। और वैल्यू एडेड अपने आप में टैक्सेशन सिस्टम भी है। सिस्टम यही है वैल्यू एडेड टैक्सेशन का कि जैसे जैसे कोई चीज आगे आगे बढ़ती है उसमें वैल्यू में बढ़ावा होता है, उस वैल्यू को टैक्स करना है, ये एक हमारा कंसर्न है उसमें। ठीक हो गया। देन इट इज सेड दैट इट इज डेस्टिनेशन बेस्ड। डेस्टिनेशन बेस्ड का मतलब क्या है? अब इंडिया में जब पहले टैक्सेशन चलती थी ना, तो लेट्स से पंजाब से हरियाणा कोई चीज गई तो पंजाब गवर्नमेंट के पास एक टैक्स होता था सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, जो कि पंजाब गवर्नमेंट कलेक्ट कर रही है और पंजाब गवर्नमेंट ही अपने पास रिटेन कर रही है। लागू करने वाली सेंट्रल गवर्नमेंट है।
लेकिन कलेक्शन और रिटेंशन दोनों के राइट्स स्टेट को हैं। तो इस वजह से पंजाब में जो लेट्स से साइकिल इंडस्ट्री या कोई भी इंडस्ट्री बिल्ड हो रही है, उसका पंजाब गवर्नमेंट को बड़ा फायदा होता था, क्योंकि वहां से बन के चीजें किसी और स्टेट में जा रही हैं और पंजाब गवर्नमेंट को सीएसटी की कलेक्शन बड़ी जबरदस्त हो रही है। जीएसटी के अंदर लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो हम डाउन द लाइन वैल्यू एडिशन अगर कुछ हो रही है, साइकिल यहां से बन के गया, फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन में गया, फिर ट्रांसपोर्टेशन में गया, ये सारे बंदों ने कुछ ना कुछ तो ऐड ऑन करना ही है ना, तो उनके लेवल पे अगर कोई वैल्यू एडिशन होगी तो हम कैप्चर नहीं कर पाएंगे। इसलिए जीएसटी हैज टू बी राइट हियर, एंड मोमेंट तक की वैल्यू एडिशन वो कैप्चर करे, ये जरूरी है जीएसटी के अंदर, तभी तो वो वैल्यू एडिशन टैक्सेशन सिस्टम अपने आप में बन पाएगा। इसलिए हम उसको बोलते हैं इट हैज टू बी डेस्टिनेशन बेस्ड। तो इवेंचुअली अगर लेट्स से स्टेट नंबर 1 से बनके कोई स्टेट नंबर 2 में चीज गई, तो उसका बिल जीएसटी भुगतान कहां पे होगा ना, यहां पे होगा स्टेट नंबर 2 में। इसके लिए जो सिस्टम निकाला गया दैट इज आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। तो लेट्स से पंजाब से साइकिल खरीद के कोई हरियाणा लेके जा रहा है, ठीक है, लुधियाना में बना, और लेट्स से पंचकुला लेके आ रहा है। अब जब वो लुधियाना से चलेगा ना, तो उसका बिल कटेगा आईजीएसटी लिख के। आईजीएसटी के कर्ता धर्ता रेगुलेटर एडमिनिस्ट्रेटर सेंट्रल गवर्नमेंट है। आईजीएसटी का बिल कटेगा जब वो दुकानदार के पास चला गया साइकिल, और साइकिल फिर बिका, तो बिल में जो लगेगा वो लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी, दोनों चीजें अलग अलग दिखाई देंगी। बिल में अब आईजीएसटी नहीं है, बिल में सीजीएसटी और एसजीएसटी है। लेट्स से दोनों 100 रुपए के थे, आईजीएसटी में भी टैक्स जो भरा गया वो 100 रुपए है, अब वो सीजीएसटी को दिखा देंगे 50-50 रुपए करके, क्योंकि दोनों बराबर होते हैं। अगर आप अपने हाथ में बिल पकड़ के जब भी देखो तो उसमें ये ध्यान से देखना कि दोनों बराबर हैं, सीजीएसटी इज 50%, एसजीएसटी इज 50%। अगर 18% है तो 9% दोनों जगह पे लिखा होगा, अगर कोई स्लैब हमारे पास 12% की है तो 6% करके लिखा होगा, इस तरह से है, ठीक है। सो आईजीएसटी जो है इसकी अब डिवीजन थी, मैंने कहा एक है सीजीएसटी प्लस दूसरी है एसजीएसटी। तो इसका एक पार्ट सेंटर को चला जाएगा, एक पार्ट स्टेट गवर्नमेंट को चला जाएगा, ये इसका कंसर्न है। लेकिन ये जो एसजीएसटी है ये कौन से स्टेट को जाएगा, ये जाएगा डेस्टिनेशन स्टेट को, स्टेट नंबर 2 को, मतलब हरियाणा को, पंजाब को नहीं मिलेगा अभी। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न था कि भाई सीएसटी की वजह से जो रेवेन्यू पंजाब को हो रही थी वो रेवेन्यू लॉस है, और जहां जहां वो साइकिल बन के जाएंगे उनका ज्यादा फायदा है। तो जो एक स्टेट्स ने एक आर्किटेक्चर खड़ा किया होता है, इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर ये सब बनाते हैं, उसका अपनी स्टेट को उतना फायदा नहीं इनको नजर आ रहा था इन दिस पर्टिकुलर सेंस। बाकी इसमें तो है ही, बट इन दिस पर्टिकुलर सेंस उनको फायदा नजर नहीं आ रहा था। इसलिए बहुत सारे स्टेट्स के रिजर्वेशन आए कि भाई हम इसको ज्वाइन क्यों करें। अब क्योंकि ये रिजर्वेशंस थे और स्टेट्स को ऑन बोर्ड लगाना जरूरी था कि रेवेन्यू लॉस हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, तो इस वजह से ये किया गया कि एक जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाया गया। ये सारी चीजों की ना डिटेल्स भी हमने अभी करनी है, डोंट वरी, जिनके लिए ये ओवरवेलमिंग हो रहा है क्योंकि पहली बार आप पढ़ रहे हो। तो जीएसटी कंपनसेशन फंड जो है ये अलग से बनाया गया, जिसमें हम हाई टैक्स आइटम से जो पैसा इकट्ठा होगा, हाई टैक्स आइटम मतलब 28%, 45% तक इसमें मैक्सिमम टैक्स लग सकता है किसी चीज के ऊपर जीएसटी के सिस्टम में। तो वहां से जो हाई टैक्स आइटम से अगर हमें एक्स्ट्रा पैसा कहीं से इकट्ठा होता है, उस पैसे से ये फंड में जमा करते जाएंगे, और ये फंड में से फिर अगर कोई रेवेन्यू लॉस स्टेट नंबर 1 का हो रहा है, पंजाब जैसे स्टेट्स का, तो वो रेवेन्यू लॉस कॉम्पनसेट किया जाएगा। ये एक अलग से लॉ का क्राइटेरिया जो है वो पास किया गया। ठीक, यहां तक समझ आया? अब आगे चलते हैं। अब जीएसटी को जब लागू करना था तो उस टाइम पे जब शुरुआती दौर में कुछ लॉज पास करनी जरूरी हैं, क्योंकि हम एक नया सिस्टम लेके आ रहे हैं। तो लागू करने के लिए जीएसटी को सेंटर के बिहाफ पे सबसे पहले तो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया। दिस वाज स्टेप नंबर 1। 2016 में ये एक्ट आता है। दूसरा एक सीजीएसटी एक्ट आया, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट, ताकि जितने भी सेंटर के लेवल पे
अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए जा रहे हैं उन सबको सब्ज्यूम करके एक लॉ पास किया जाए। फिर एक जीएसटी कंपनसेशन फंड बनाने के लिए भी एक एक्ट पास किया गया सेंटर के लेवल पे ही। फिर एक आईजीएसटी एक्ट अलग से पास किया गया, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, जैसे हमने कहा कि एक स्टेट से दूसरी जगह अगर कुछ चीज़ जाएगी तो वहाँ के लिए। एक क्योंकि यूनियन टेरिटरीज भी सेंटर के दायरे में ही आती हैं तो उसको लेके एक यूटी जीएसटी एक्ट पास किया गया। तो ये जो सारी लेजिस्लेशन है ये आई सेंटर के लेवल पे। लेकिन ये जो 101st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, क्योंकि ये स्टेट गवर्नमेंट के टैक्सेशन के दायरे को भी चेंज करता है, तो एटलीस्ट हमने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में पढ़ा हुआ है कि आर्टिकल 368 की एक प्रोविजन है, अगर स्टेट्स को लेके भी कोई चीज़ इफेक्ट करती हो जो सेंटर ने लॉस पास की हैं, तो मिनिमम 50% ऑफ द स्टेट्स और मोर देन हाफ ऑफ द स्टेट्स शुड से येस एंड पास इट बाय अ सिंपल मेजॉरिटी at their level, only then it becomes a law. Okay, so basically this was passed by the state government, so more than 50% of the states have to say yes and pass it by a simple majority. That's what happened. So ये किया गया। दूसरा, हर स्टेट के लेवल पे SGST एक्ट पास किया गया, फिर जाके ये पूरा जीएसटी का सिस्टम आया। इसी वजह से टाइम भी लगा जीएसटी का सिस्टम आने में, एकदम से आना है हमारे इंडिया में थोड़ा सा मुश्किल था, तो इस तरह से इसको लाया गया। ठीक, अब हमने ये सारी चीज़ें जो देखी हैं उसकी डिटेल्स समझने की कोशिश करनी है। सो शुरुआत में क्या था, केलकर कमेटी रिपोर्ट एक आई 2006 के अंदर, जिसने ओवरऑल आर्किटेक्चर बताया कि आपको किस तरह से सिस्टम जो है वो सेट करना है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स लेके आना है। और उस टाइम पे फाइनेंशियल ईयर 2010-11 को लेके इसको कहा गया था, रिकमेंड किया गया कि आप जीएसटी जो है वो ले आओ, लेकिन बनाने में टाइम लगा। बट फाइनली द कॉन्स्टिट्यूशन 101st अमेंडमेंट बिल और अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू बीइंग एंड वाज पास्ड एज एन एक्ट इन 2016 and by 1st of July 2017 it was finally implemented। ये सारा जो अभी मैंने आपको प्रोसेस बताया कि सेंटर के लेवल पे क्या क्या लॉस पास हुई, स्टेट के लेवल पे क्या क्या लॉस पास हुई, ये सारा प्रोसेस चला और 1 जुलाई 2017 से हमारे यहाँ पे जीएसटी जो है वो आता है। अब 101st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंदर कुछ एक आर्टिकल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुए हैं, इन आर्टिकल्स के बारे में अच्छे से पढ़ना जरूरी है। पहली बात तो ये नोट करो कि जब भी कैपिटल लेटर साथ में कुछ दिया है, ए या बी या जो भी, तो दैट मीन्स इट्स अ न्यू आर्टिकल अडेंडम टू द प्रीवियस आर्टिकल। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द प्रीवियस आर्टिकल, पार्ट ऑफ द और सब पार्ट ऑफ द आर्टिकल। अगर तो मैं लिखता हूं 246 स्मॉल ए, तो मतलब 246 का एक छोटा पार्ट है ए। अगर मैं लिखता हूं 246 कैपिटल ए, तो उसका मतलब है कि 246 अपने आप में एक अलग विद ए बी सी डी एग्जिस्ट कर रहा है, और ये उसके साथ ही 246 कैपिटल ए भी एग्जिस्ट कर रहा है एज अ सेपरेट एंटिटी, बट एडिंग मीनिंग टू वेयर इट वाज एडेड। सेम उसी एरिया में कॉन्टेक्स्ट में मीनिंग ऐड कर रहा है। नाउ बोथ यूनियन एंड स्टेट्स इन इंडिया नाउ हैव कंकरेंट पावर। बेसिकली किया क्या गया आर्टिकल 246 के अंदर, ये दिया गया टू मेक लॉज विद रिस्पेक्ट टू गुड्स एंड सर्विसेज। इससे पहले क्या था, इससे पहले गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेके अगर कोई टैक्स लगाना होता था तो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती थी, सेल्स को लेके कोई टैक्स लगाना होता था तो स्टेट गवर्नमेंट लगाती थी। इंटर स्टेट जो अगर गुड्स की मूवमेंट होती थी तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स लगा रखा था, सेंट्रल सेल टैक्स, लेकिन इसकी कलेक्शन और रिटेंशन कौन करता था, स्टेट गवर्नमेंट्स। ठीक है, तो गुड्स को लेके ये सिस्टम था। सर्विसेज को लेके टैक्सेशन की सारी पावर ही सेंटर के पास थी। तो इस आर्टिकल के आने के बाद अब कंकरेंट पावर्स हैं सेंटर और स्टेट दोनों के ऊपर कि वो गुड्स और सर्विसेज दोनों को लेके टैक्सेशन की लॉज बना सकते हैं। आज की डेट में सर्विसेज जो है वो करीब 55% ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, तो स्टेट्स के लिए ये एक बड़ा अच्छा एक रेवेन्यू का एस्पेक्ट हो सकता था, तो इसीलिए इसको लाया भी गया। स्टेट्स के लिए अल्टीमेटली फायदेमंद भी रहेगा। द इंट्रा स्टेट ट्रेड नाउ कम्स अंडर, इंट्रा स्टेट का मतलब क्या होता है, चैट में लिख के बताओ जरा, विद इन द स्टेट।
नाउ कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ सेंटर एंड स्टेट। मतलब एक स्टेट के अंदर अगर कोई ट्रेड होगा, किसी ने चीज किसी को खरीदी और बेची, तो इसमें सेंटर और स्टेट दोनों की जुरिस्डिक्शन चलेगी, ठीक है। वाइल इंटर स्टेट ट्रेड मतलब टू डिफरेंट स्टेट्स, एक स्टेट से दूसरे स्टेट कुछ गया, एंड कॉमर्स एक्सक्लूसिवली इज अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट्स जुरिस्डिक्शन। मतलब ये जो IGST की बात हो रही थी ना, ये एक्सक्लूसिवली किसके अंडर आएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। और अगर एक स्टेट के अंदर कोई ट्रांजैक्शन हो रही है तो उस ट्रांजैक्शन पे CGST SGST दोनों जो हैं वो लगेंगे। इसका बेसिक सा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लेवल पे मतलब ये है, ठीक है जी। अच्छा आगे देख लो, आर्टिकल 269 कैपिटल ए, ये नया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अब ऐड हुआ है विद दिस पर्टिकुलर अमेंडमेंट, दैट इज GST काउंसिल। अब ये क्या है? सो इन केस ऑफ इंटर स्टेट ट्रेड, the tax will be levied and collected by the government of India and shared between the union and the states as per the recommendations of GST Council। और ये recommendation क्या है? 50-50। इंटर स्टेट ट्रेड में 50-50 होगा, 50% जाएगा सेंटर को और 50% जाएगा डेस्टिनेशन स्टेट को। तो अगर S1 से S2 कोई चीज जा रही है, पंजाब से हरियाणा जा रही है लेट्स से, तो हरियाणा वालों को मिलेगा वो SGST जो है, ठीक है। सो दिस वाज द कंसर्न, और ये जो कंसर्न है इस तरह से GST काउंसिल ने हैंडल किया। देन है आर्टिकल 279 कैपिटल ए। नाउ दिस आर्टिकल प्रोवाइड्स फॉर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए GST काउंसिल बाय प्रेसिडेंट विद इन 60 days from this act coming into force। So this act basically creates your GST council as a new constitutional body, not the previous one, okay। The union finance minister will be the chairman। ये ना बड़ी बार आपको ऐसे मतलब परेशान कर सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर इज द चेयरमैन या ऐसा कुछ लिख के ध्यान रखना है। देन यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू और फाइनेंस, सो दैट विल बी द मेंबर। देन वन नॉमिनेटेड मेंबर फ्रॉम ईच स्टेट हु इज इन चार्ज ऑफ फाइनेंस और टैक्सेशन। तो आमतौर पे जो स्टेट के लेवल पे फाइनेंस मिनिस्टर है। एंड द GST काउंसिल विल बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजंस, एनी एंड ऑल डिसीजंस ऑन GST। क्या रेट लगना है, किसको कितना डिवीजन मिलना है, नया टैक्स कोई लेके आना है नहीं, नई स्लैब्स लेके आनी है नहीं, इस तरह की बातें जितनी भी होंगी GST के साथ रिलेटेड वो ऐसे डिसाइड की जाएंगी। और यहाँ पे जो डिसीजंस हैं वो एक मैकेनिज्म से लिए जाते हैं, एक आइडियोलॉजी से लेते हैं जो कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को प्रमोट करता है। तो डिसीजन मेकिंग कैसे प्रमोट करता है वो देखते हैं। अब जो डिसीजन मेकिंग पावर्स हैं दैट इज डन बाय वोटिंग इन GST काउंसिल। तो उसमें से 1/3 वोट्स जो हैं वो सेंटर के पास हैं और 2/3 वोट्स जो हैं वो स्टेट गवर्नमेंट्स के पास हैं। कोई भी डिसीजन लिया जाएगा वो मेजॉरिटी से लिया जाएगा, ठीक है, मेजॉरिटी वोट से लिया जाएगा। तो हर स्टेट जो है अपनी वोटिंग उस हिसाब से कर सकता है। तो ज्यादा वोटिंग शेयर जो है वो स्टेट गवर्नमेंट्स को दिया गया, इसलिए हम बोलते हैं कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी इससे इनहैंस होता है, ठीक है। अब GST किस पे लागू होगा और किस पे नहीं लागू होगा, इसको लेके और क्या GST के स्लैब्स हैं और क्या उसके न्यूएंसेस हैं, वो जो GST काउंसिल टाइम टू टाइम अपनी मीटिंग्स उसकी होती रहती हैं, उसके अंदर जो डिसीजंस आज तक के हुए रखे हैं उनको लेके कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें पता होने चाहिए, जो GST के एप्लीकेशन एनवायरनमेंट के साथ, एप्लीकेशन इकोसिस्टम के साथ रिलेटेड हैं, वो हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। सो फर्स्ट इज कि कहां पे लागू होना है। तो जब शुरू हुआ था तो एग्रीगेट टर्नओवर किसी फर्म की अगर 20 लाख से ज्यादा है तब उस पे लागू होगा, ऐसी बात थी। और अगर 10 लाख से ज्यादा है इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स तब लागू होगी, ऐसा उन्होंने सिस्टम रखा था, ठीक। और अब जो नई स्लैब्स आई हैं उसमें क्या है, अब उन्होंने जो एग्रीगेट एनुअल टर्नओवर है उसको 40 लाख कर दिया है इन नॉर्मल स्टेट्स, एंड इन स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स इट हैज बीन इनहैंस्ड टू 20 लाख। ये स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स क्या होते हैं आप पॉलिटी में चेतन सर के साथ पढ़ोगे या ऑलरेडी पढ़ चुके हो, है ना। तो आमतौर पे जो हिली स्टेट्स हैं या जो बॉर्डर एरिया वाले स्टेट्स हैं या फिर जहाँ पे कोई एक माइनॉरिटी वीकर सेक्शन SC ST OBC टाइप जो पॉपुलेशन है वो बहुत ज़्यादा है, ऐसी अगर कोई सोशल डेमोग्राफिक एस्पेक्ट है, तो ये जो एरियाज अगर क्वालिफाइंग है क्राइटेरिया स्टेट के लिए, वो क्वालिफाइंग क्राइटेरिया के बेसिस पे उसको स्पेशल कैटेगरी स्टेटस दिया जाता है। तो उस हिसाब से ये जो स्लैब्स भी हैं रखी गई हैं, ठीक है। अच्छा, अब पुराने के अंदर गुड्स और सर्विसेज को लेके सिंगल ही लिमिट रखी गई थी। ये जो इनहैंस्ड लिमिट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ
गुड्स की सेल को लेके है। जो सर्विसेज हैं उधर आज भी यही लिमिट एग्जिस्ट करती हैं, 20 लाख और 10 लाख, उनको चेंज नहीं किया गया। सिर्फ गुड्स को लेके ये लिमिट्स जो हैं ये बढ़ाई गई हैं ताकि जो छोटे बिजनेसमैन है ना उनको जीएसटी के बारे में ज्यादा चिंता ना करनी पड़े। वो जैसे पहले अपना बिजनेस करते रह रहे थे वैसे ही करते रहे। जिनका बिजनेस की एग्रीगेट टर्नओवर इन टर्म्स ऑफ गुड्स 20 लाख या 40 लाख से ज्यादा, डिपेंडिंग अपॉन वो कौन से स्टेट में है, वही जीएसटी के दायरे में आएंगे। बाकी जो है एज इट इज अपना बिजनेस करते रहे। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जो एस्पेक्ट है कि सेंटर के लेवल पे कौन कौन से ऐसे लॉज हैं जो जीएसटी के एस्पेक्ट के अंदर आएंगे या नहीं आएंगे। ठीक है, बट इससे पहले मैं आपको थोड़ा सा वो एक और एस्पेक्ट देता हूं। अब देखो, हमने कहा कि ऑन एन एवरेज एक तो लोअर लिमिट सेट कर दी कि 40 लाख इन केस ऑफ गुड्स, क्योंकि मुझे पता है कि पुरानी स्लैब ना बड़े जाने बंदों को समझ नहीं आई होगी अच्छे से, है ना। एंड 20 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। अब ये नॉर्मल स्टेट की बात हो गई। ठीक है, सो इन अ नॉर्मल स्टेट दिस इज द स्लैब। इन ए स्पेशल कैटेगरी स्टेट इट इज 20 लाख, है ना, एंड 10 lakh. Sorry, let's go back and get a factual correction. So 20 lakh, 10 lakh in case of स्पेशल कैटेगरी स्टेट्स, वो वैसे का वैसे ही है। तो वहां पे चेंज हो रहा था इन केस ऑफ सर्विसेज, ये पुराने वाला सिस्टम चल रहा है, एंड 20 लाख इन केस ऑफ गुड्स वाला सिस्टम चल रहा है। लेट्स नाउ अगेन ब्रिंग इट अप। सो 20 लाख इन केस ऑफ गुड्स एंड 10 लाख इन केस ऑफ सर्विसेज। ये थ्रेशोल्ड लिमिट्स हैं बिजनेस की एग्रीगेट टर्नओवर की। ये है नॉर्मल स्टेट और ये है स्पेशल कैटेगरी स्टेट। इससे नीचे अगर कोई बंदा अपना बिजनेस कर रहा है, दुकान चला रहा है, कुछ भी कर रहा है, वो अपना बिजनेस एज इट इज करता रहे, उसको जीएसटी क्या होता है इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। जो इसके ऊपर है, इनसे ऊपर वालों के लिए एक यहां पे टॉप लाइन बनाया गया 1.5 करोड़ का। जिनका 1.5 करोड़ से ऊपर का बिजनेस है उनको जीएसटी के मापदंडों के हिसाब से 100% चलना है। सो देयर ऑप्शन इज जीएसटी ओनली, देयर इज नो अदर ऑप्शन फॉर देम। जो इसके बीच में है 1.5 करोड़ से नीचे और इस पर्टिकुलर स्लैब डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट से ऊपर, इसके बीच में अगर वो हैं तो उनके लिए एक फ्लैट रेट में टैक्स देने का प्रावधान भी है, जिसको हम बोलते हैं कॉम्पोजिशन स्कीम। सो ये एक ऑप्शन है उनके लिए। दे कैन आइदर गो फॉर कॉम्पोजिशन स्कीम और दे कैन गो फॉर जीएसटी। हियर दे कैन कीप गोइंग एज दे वर गोइंग। वो अपना इनकम टैक्स डिक्लेयर करते रहे, काम खत्म है, ज्यादा जीएसटी वगैरह की टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है इससे नीचे वाले ये वाले स्लैब्स को। ठीक हो गई बात। तो ये इसको लागू करने का तरीका है। किसके ऊपर लागू होगा? हु विल कम अंडर द एम्बिट ऑफ जीएसटी। पहले तो ये टैक्स बेस की क्लैरिटी देता है एज इट इज एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे। याद है हमने टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बात की थी, तो ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की क्लैरिटी है। पहले ये 50 लाख थी, फिर 1 करोड़ की, फिर अभी 1.5 करोड़ है ये लिमिट। ठीक है, और ये बीच में कॉम्पोजिशन स्कीम है। ये क्या होती है कॉम्पोजिशन स्कीम अभी आएगा, अभी उसको भी देखेंगे। पर पहले अब ये देखो, ये बड़ा ही फैक्चुअल सा क्वेश्चन इस पे आ सकता है। 2019 के मेंस के अंदर मैं ना नोट्स में लिखाता होता था और मुझे लगता था भाई मैं ये क्यों लिखा रहा हूँ भाई, पर यूपीएससी को पता नहीं चलता। ये सही बात है। 2019 के मेंस में पूछा उन्होंने, व्हाट टैक्सेस आर सबस्यूम्ड अंडर सीजीएसटी एंड एसजीएसटी एन्यूमरेट। एन्यूमरेट का मतलब लिख के बताओ एग्जैक्टली कौन कौन से हैं, है ना। तो सीजीएसटी के अंदर कौन कौन से टैक्सेस पुराने जो थे वो मिला के सीजीएसटी बना। सो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी, ड्यूटी ऑफ एक्साइज ऑन मेडिसिन एंड टॉयलेटरीज, देन एडिशनल ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन गुड्स ऑफ स्पेशल इंपॉर्टेंस जैसे कि कॉटन टाइप्स। ओके, स्पेशल इंपॉर्टेंस में टाइटेनियम पे मत पहुंच जाना। ओके, सो like that. Then cotton, sugar, these are goods of special importance. Additional duties of excise on textiles and textile products. Additional duties of customs, commonly known as countervailing duty. पहले हम पढ़ चुके हैं कि ये क्या होता था, काउंटरवेलिंग ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, है ना। तो खैर इसको लेके और एक क्लैरिटी कर सकता हूं मैं यहाँ पे सीवीडी के अंदर कि लेट्स से हमारे यहाँ पे कोई चीजें जो इंपोर्ट होती हैं इंडिया में, तो जब इंपोर्ट होती हैं तो उनपे एक तो इंपोर्ट ड्यूटी लगती है, दूसरा उस पे जो लगती है वो है सीवीडी। ये दोनों मैंडेटरी हैं।
सीवीडी क्या है कि हमारे यहाँ पे तो चीजें जब बनती हैं तो उन पे प्रोडक्शन टैक्स लगता है, लेकिन जो बाहर से चीजें इंडिया में आ रही है ना, अब जिस कंट्री से आई उधर कभी भी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड चीजों पे प्रोडक्शन टैक्स आमतौर पे कम ही लगाते हैं। हम भी जो हमारे यहाँ से चीजें बन के बाहर जाती हैं ना, उन पे प्रोडक्शन टैक्स नहीं लगाते, क्योंकि हम चाहते हैं कि वो इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिवली सेल हो। ठीक है, तो जब वो किसी कंट्री में जाएंगी, उस कंट्री का, इंपोर्टिंग कंट्री का राइट है कि उन प्रोडक्शन टैक्सेस के बराबर एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगा दें, ताकि लेट्स से अब बाहर से इंपोर्ट होके कोई डेनिम्स आए और इंडिया में डेनिम्स बन रहे हैं, तो ये प्रोडक्शन टैक्सेस के लेवल पे दोनों डेनिम्स जो है इनमें पैरिटी आ जाए। ठीक है, इस पैरिटी को लाने के लिए इंपोर्टेड चीज के ऊपर काउंटर वेलिंग ड्यूटी जो है वो मैंडेटरीली लगाई जाती है। ठीक है, अच्छा, अब ये तो होगी मैंडेटरी। फिर है स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, या इसको बोलते हैं एंटी डंपिंग ड्यूटी। करंट अफेयर वीडियोस के अंदर भी मैंने इसको डिस्कस किया था। तो एंटी डंपिंग ड्यूटी मैंडेटरी नहीं है, ये तभी लगता है जब कोई चीज डंप की जा रही है आपकी इकोनॉमी में। डंप करने का मतलब क्या है, आपके वहां पे जो प्रोड्यूसर्स हैं वो उतने में बना भी नहीं पा रहे जितने में वो इंपोर्ट होके, इंपोर्ट ड्यूटी सीवीडी लगने के बाद मार्केट में बिक रही है। लेट्स से कि स्टील चाइना से जो आता है, या रबड़ के जो टायर आते हैं गाड़ियों के लिए, अब ये चीजें ना मतलब इंपोर्ट होके, इंपोर्ट ड्यूटी लग के, सीवीडी लग के भी सस्ती हैं एज कंपेयर टू डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर, तुम्हें बना भी नहीं पा रहा। ये क्लियर इंडिकेशन होता है कि एक कंट्री ना बहुत ओवर कोई चीज बना रही है इकोनॉमी ऑफ स्केल की वजह से, और फिर उसको आपकी कंट्री में डंप कर रही है और आपके प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको परेशानी होगी। ऐसे में बैलेंस क्रिएट करने के लिए स्पेशल एडिशनल ड्यूटी, या इसको एंटी डंपिंग ड्यूटी भी बोलते हैं, वो लगाया जाता है, विच इज ऑप्शनल, और इसको मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस एज इट इज लगाता है। इसका पूरा प्रोसेस मैंने करंट अफेयर की वीडियो के अंदर भी पूरे का पूरा डिस्कस किया हुआ है, तो वहां पे भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। अदरवाइज इतनी सी बात है जो याद रखनी है। सर्विस टैक्स भी इसके अंदर इंक्लूड होगा। सेसेस एंड सरचार्जेस इन सो फार एज दे रिलेट टू सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये भी आएंगे। सेस क्या होता है? इट इज लाइक अ टैक्स ऑन टैक्स। यस, सेम गोज फॉर सरचार्ज। सेस का बस इसमें कंसर्न सिर्फ इतना सा है कि ये एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए कलेक्ट होता है और उसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए खर्च भी किया जाएगा। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं कि स्टेट के लेवल पे कौन कौन से इनडायरेक्ट टैक्सेस लग रहे थे, जो कि अभी एसजीएसटी के अंदर सबस्यूम्ड है। इनको भी आपने प्रीलिम्स के लिए बहुत ध्यान से याद रख के जाना है, क्योंकि सीधा सीधा क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो एसजीएसटी के मामले में अगर आप देखें तो देयर इज स्टेट वैट, सेंट्रल सेल्स टैक्स, परचेज टैक्स, लग्जरी टैक्स, एंट्री टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, टैक्सेस ऑन एडवर्टीजमेंट्स, टैक्सेस ऑन लॉटरीज, बेटिंग एंड गैम्बलिंग, एंड स्टेट सेसेस एंड सरचार्जेस, ये सारे आएंगे। अब आप में से कई लोग चिंता कर रहे होंगे ऑलरेडी, भाई सर ये सारे याद रखने हैं। हाँ भाई, ये सारे याद रखने पड़ेंगे विदाउट अ डाउट। क्रैम करना पड़े तो क्रैम करना है, ठीक है ना, टेंशन नहीं लेनी। ओके, अब नेक्स्ट देखो इसके अंदर जरा एक्सेप्शंस एंड इंक्लूजन्स। तो कौन सी चीजें जिन पे जीएसटी लगेगा, कौन सी चीजें जिन पे जीएसटी नहीं लगेगा। तो अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन पे कभी भी जीएसटी नहीं लगेगा। कारण है, कारण ये है कि हमारी स्टेट गवर्नमेंट्स की एक बहुत साइजेबल रेवेन्यू जो है वो यहां से आती है, अल्कोहल एंड फ्यूल। तो फिलहाल के लिए अल्कोहल को तो हमेशा के लिए बाहर रखा गया, और फिलहाल के लिए फ्यूल के ऊपर भी ना जीएसटी ऑन 5 स्पेसिफाइड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स अभी लगना शुरू नहीं हुआ। जीएसटी बाद में लगेगा। वो डेट कौन सी होगी जीएसटी काउंसिल तय करेगी। ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं, सीधा सीधा कई बार प्रीलिम्स में पूछ लेते हैं। दैट इज क्रूड, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ एंड नेचुरल गैस। सो क्रूड ऑयल, पेट्रोल, डीजल, एटीएफ, दैट इज एविएशन टर्बाइन फ्यूल, एंड नेचुरल गैस। Tobacco and tobacco products would be subject to GST. In addition, center would continue to levy central excise duty also as a sin tax, कि भाई तुम tobacco क्यों यूज कर रहे हो, एक्स्ट्रा टैक्स दो, है ना। Then exports would always be zero rated, उनके ऊपर कोई एक्स्ट्रा टैक्स नहीं होगा। ठीक, अब कॉम्पोजिशन स्कीम, जैसे कि मैंने बात की थी कि 1.5 करोड़ अपर लिमिट है और 40 लाख की लोअर लिमिट है। इसके बीच के जो बंदे हैं उनके ऊपर कॉम्पोजिशन स्कीम लगनी है। कॉम्पोजिशन स्कीम के अंदर उनको अलाउड है दैट दे विल बी पेइंग अ फ्लैट रेट। अब ये फ्लैट रेट क्या है जी? जो तो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो गुड्स में डील कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरर्स एंड ट्रेडर्स, उनके लिए फ्लैट रेट है 1% इन केस ऑफ गुड्स। और जो रेस्टोरेंट्स है सर्विंग विच आर नॉट सर्विंग अल्कोहल, उनके लिए फ्लैट रेट है 5%, और उनकी हमेशा एज ऑलवेज 50-50% की जो है वो डिवीजन भी है। ठीक, अब नेक्स्ट देखो जरा, स्टेट्स टू गेट कंपनसेशन फॉर 5 years। हमने बात की थी ना जीएसटी कंपनसेशन फंड की।
स्टार्टिंग फ्रॉम 2015-16 एंड अगर उनका कोई रेवेन्यू लॉस होता है ड्यू टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी, दिस कंपनसेशन विल बी गिवन टू देम एंड फॉर दिस द बेस ईयर कैलकुलेशन के लिए विल बी 2015-16 विद द ग्रोथ रेट ऑफ 14%। प्रॉमिस ये किया गया कि भाई तुम्हारी रेवेन्यू ना 14% के हिसाब से हर साल बढ़ेगी, टेंशन मत लो, अगर कम रह जाएगी उतनी नहीं बढ़ी तो सेंटर से आप एक्स्ट्रा ले लेना, डोंट वरी। उसके लिए हमने जीएसटी कंपनसेशन फंड जो है बना दिया है, ठीक। देन बैंड्स ऑफ रेट्स इन परसेंट फॉर गुड्स अंडर जीएसटी शैल बी 5, 12, 18 and 28. In addition, there would be a category of exempted goods. अब आपने ना एक चीज पे बात करनी है और अपने लेवल पे होमवर्क करना है कि ये जो है exempted goods मतलब 0% जीएसटी किस किस चीज के ऊपर है, ये अपना होमवर्क लो और इसको एज अ होमवर्क आपने यहाँ पे लिख के रखना है अपने पास कि भाई इन चीजों पे ना 0% जीएसटी है। यूपीएससी और स्टेट में ये दोनों लेवल पे ये क्वेश्चन ना आज भी इंपॉर्टेंट है, पर मैं अपनी तरफ से आपको एग्जॉस्टिव लिस्ट नहीं दे रहा बिकॉज आई वांट यू टू ऑब्जर्व समथिंग इन दैट ऑब्जर्वेशन। जब आप पढ़ोगे ना उसको 0% जीएसटी ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स आर देयर, तो आपको समझ आएगी कि जो अनपैकेज्ड गुड्स हैं, जो फूड आइटम्स हैं या फिर कुछ एक गुड्स हैं जो स्पेशली कुछ एक क्राइटेरिया ऑफ लोगों के लिए हैं, तो उन या गरीब लोग उनको ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो फिर उन पे 0% जीएसटी रखा गया। ऐसे आपको समझ आएगा जब आप पढ़ोगे। पर ये एक फील इस लिस्ट की आप खुद लो, आपने अपने लेवल पे ये काम करना है, ठीक है। होमवर्क फ्रॉम टीचर टू स्टूडेंट ठीक है। नेक्स्ट, ए सेस वुड बी लेवीड on certain goods such as luxury cars, aerated drinks, पान मसाला, tobacco products, etc. over and above 28% जो जीएसटी का रेट है इनके लिए, वो तो पीक चार्ज लगेगा ही, 28% वाली स्लैब लगेगी। इसके ऊपर भी एक सेस लगेगा जो कि जीएसटी कंपनसेशन फंड में जाएगा और जिससे कि कंपनसेशन मिलेगी स्टेट्स को, जैसे कि हमने पहले भी बात की थी। एक इसमें अब कंसेप्चुअल लेवल पे एक और चीज जो आपको समझनी है वो है इनपुट टैक्स क्रेडिट जीएसटी के अंदर। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म जो है ना, ये वैट और जीएसटी और इन सब चीजों का मतलब है कि ये सब करने का आम बंदे को फायदा क्या हुआ। अब जब हम पहले इनडायरेक्ट टैक्सेस पढ़ते थे ना, तो उसमें कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्सेस होता था। कैस्केडिंग इफेक्ट होता है टैक्स ऑन टैक्स लगा जा रहा है कि कोई चीज लेट से 120 रुपए की कोई दुकानदार खरीद के लाया और उसने 10 रुपए इस पे टैक्स भी दिया, तो दुकानदार को कितने की पड़ गई? 130 की पड़ गई, ठीक है। अब जब वो बेचेगा तो ये 10 रुपए टैक्स क्योंकि वो भर पाया, ऑलरेडी भर आया, उसके लिए तो वो कॉस्ट जैसा था पहले। तो नेक्स्ट टाइम जब उसको बेचने जाए तो फिर से लेट से अब 10 रुपए टैक्स या परसेंटेज के हिसाब से अगर ले लें तो परसेंटेज लेट से दिस वाज 10% टैक्स ही पेड, तो 10% बताओ कितना हो जाएगा? फटाफट से लिखो चैट के अंदर, 12 रुपए हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास? 132 आ जाएगा लेट से। अब फिर से इस पे 10% टैक्स है, तो पुराने सिस्टम में क्या होता था ना, 132 पे 10% लग जाता था, क्योंकि इनपुट टैक्स क्रेडिट जैसा कुछ था नहीं पहले। इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिंपल सा मतलब ये है कि जो टैक्स आपने पहले जमा करा दिया, नेक्स्ट टाइम जब आप आगे किसी को चीज दे रहे हो तो आप वो टैक्स डिडक्ट करोगे, गवर्नमेंट से क्लेम करोगे कि भाई ये मैंने पहले जमा करा दिया था, मुझे वापस दे दो, क्योंकि अब ये चीज जो है वो दूसरे बंदे के हाथ में जा रही है। एज लॉन्ग एज कि फाइनल चेन में जाके वो एंड कंज्यूमर तक नहीं पहुंच जाती। ये इनपुट टैक्स क्रेडिट का सिस्टम जो है फ्रॉम वन सेलर टू अदर सेलर चलता चला जाएगा। सप्लाई चेन के अंदर जितने बंदे हैं उनके पास आता चला जाएगा। क्योंकि अब देखो ना, यहाँ पे भी फिर से 10% इस पे लग जाएगा, तो 13.2 इसमें ऐड कर दो जरा, कितना हो गया? 135 रुपये, सॉरी 145.2 रुपये जो है ये बन जाना था। क्योंकि हर बार जो टैक्स है ना, वो टैक्स के ऊपर ही टैक्स लगते जा रहा है। अगर ये सिर्फ इतना ही होता कि ठीक है भाई ये 12 रुपये टैक्स जो है वो दे चुके और अब फिर इस 120 पे कैलकुलेशन होनी है जो भी होनी है, तो फिर ये नहीं बढ़ता। अगर हर बार टैक्स भी उसके अंदर ही जुड़ता जा रहा है और बिजनेसमैन को हम इनपुट टैक्स क्रेडिट दे नहीं रहे, तो वो भी आगे ग्राहक को क्या ही बेनिफिट ट्रांसफर करेगा। इसीलिए इनपुट टैक्स क्रेडिट का मैकेनिज्म जो है वो वैल्यू एडेड टैक्सेशन सिस्टम को चलाने के लिए जरूरी है, ठीक। प्रीलिम्स के एंगल से आपने इसको याद क्या रखना है इसमें कुल मिला के। अब हो सकता है आपको मैकेनिज्म समझने में थोड़ी सी चिंता हो रही हो या परेशानी हो रही हो, छोड़ दो परेशानियां। आपको याद क्या रखना है? That at the time of paying taxes on output,
one can deduct the tax already paid on input. बस इतना याद रखना है. Let's say आप केक बना रहे हो, उसमें चीनी, आटा, तेल आप खरीद के लेके आए. जितना टैक्स आपने चीनी, आटा, तेल खरीदने के टाइम पे भर के आ चुके हो, तो लेट्स से वो 100 रुपया होगा या जो भी एक अमाउंट होगी. तो केक जब बन के बिकेगा, अब लेट्स से उस पर 250 रुपया टैक्स बन रहा है. अब आपने वो जो 100 पीछे दे के आ चुके हो, उसको 250 से माइनस कर देना है. तो आपका जो टैक्स अब आगे बंदे से लेना बनता है वो 150 ही लेना बनता है. ये एक इसमें सिस्टम है, दैट इज इनपुट टैक्स क्रेडिट. ठीक है, चलो प्रीलिम्स के लिए इसमें से इतना की करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है ना, क्योंकि जब मेंस आएगा तो हम एप्लीकेशन भी पढ़ेंगे और इसके सिग्निफिकेंस भी पढ़ेंगे और सारी चीजें पढ़ेंगे. प्री में तो आपको इसकी डेफिनेशन चाहिए, वो इतनी ही है जो हमने की है अभी, राइट. अब इसके कुछ इनिशिएटिव्स हैं, जैसे कि ई वे बिल. अब आपको देखा होगा कि पहले ना स्टेट के बॉर्डर्स पे ट्रकों की लाइनें लगी होती थी लंबी लंबी. अब ऐसी कोई लाइनें नहीं होती. अब क्या है कि ई वे बिल बनता है हर 50,000 से ऊपर की आइटम का, जब भी वो ट्रांसपोर्टेशन में जाती है, और वो ई वे बिल दिखाते हुए आगे निकलते चले जाते हैं. उनके लिए रोक टोक ज़्यादा नहीं है. अब इसमें थोड़ा थोड़ा सिस्टम बढ़ रहा है और कि RFID टैग्स इनको मिल जाते हैं और वो अपनी गाड़ी पे लगाए और आगे चले गए. बस वो हर बॉर्डर पे स्कैन होता जाएगा, आगे आगे बढ़ते चले जाओ. सो दैट इज ई वे बिल. और इसमें पिन कोड टू पिन कोड ट्रैकिंग भी है, तो एग्जैक्टली पता चलता है कि ओरिजिन स्टेट कौन सा था, डेस्टिनेशन स्टेट कौन सा था, और अल्टीमेटली कौन से स्टेट में उसका SGST वाला कॉम्पोनेंट जाना चाहिए. ठीक. एंड रिटर्न्स मेड पब्लिक. सो बेसिकली द रिटर्न फाइलिंग स्टेटस ऑफ टैक्स पेयर्स हैज बीन मेड विजिबल इन द पब्लिक डोमेन, ताकि हर कोई ट्रांसपेरेंटली काम करे. कोई छुपा के GST का ओवरड्राफ्टिंग नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता. ठीक. सो दिस इज इट विद रिस्पेक्ट टू योर टैक्सेशन सिस्टम इन फिस्कल सिस्टम, जो आपको पढ़ना है प्रीलिम्स के लिए, जो याद रखना है. इससे ज़्यादा कुछ नहीं है. अब इसको लेके जो UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी डिस्कशन हम करेंगे. आई वांट कि आप ये सारे प्रैक्टिस कर लो, तो आई विल अपलोड अ सेपरेट वीडियो फॉर दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस, जो आज की PDF फाइल के साथ ही आपको अटैचमेंट में मिल रहे हैं. सो थैंक यू सो मच. I hope you enjoyed this lecture. So all the best for your examination and God bless you all. This is me, Abhishek Sharma, signing off.